नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निशांत है। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर के कन्फ्यूजिंग वर्ड्स का सेट। हर सेट में 3 से 4 वर्ड्स होंगे, 2 वर्ड्स का भी सेट होता है और इस वीडियो में हम टोटल 50 के आसपास सेट्स करने वाले हैं, जो कि तकरीबन 200 से 300 वर्ड्स होंगे पर सेट। अगर 3 या 4 वर्ड्स का भी हम लोग एवरेज मान लें तो 50 सेट में लगभग 300-400 वर्ड्स का सेट होगा। कन्फ्यूजिंग वर्ड्स क्या हैं? इंग्लिश ग्रामर में वेदर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या जनरल लाइफ में, कई सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं, या तो एग्जामिनेशन के पर्पस में या फिर डे टू डे लाइफ में। हमारे सामने कुछ छोटे मोटे वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, जैसे अबेट एंड अबेट, अडप्ट, अडेप्ट, अडेप्ट, वेरासिटी, वोरासिटी। इस तरह के कई सारे वर्ड्स हैं जो अक्सर हमारे सामने कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, ना केवल स्पेलिंग में बल्कि इनके अर्थ भी कन्फ्यूजिंग होते हैं। कंपटीशन में खासतौर पे एसएससी और बैंक जैसे एग्जामिनेशंस में अक्सर इस हिस्से से सवाल होता है। आप फिलर में आपसे सवाल पूछे जाते हैं और सब एक जैसे प्रतीत होते हैं सारे ऑप्शंस। तो लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड अबेट। ये जो वर्ड है अबेट, ये एक वर्ब है। इसका अर्थ होता है किसी को गलत चीज़ के लिए प्रोत्साहित करना, किसी को गलत चीज़ के लिए प्रोत्साहित करना। और ये जो अबेट है, ABATE, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, और इसका अर्थ होता है टू इनकरेज समबडी टू डू समथिंग रॉन्ग, टू डू समथिंग। सो दिस 2 वर्ड्स मे साउंड सिमिलर बट हैव क्वाइट डिफरेंट मीनिंग्स। इसको अगर आप एग्जाम्पल के रूप में यूज करना चाहें तो आप ऐसे देखेंगे, वी शुड ट्राई, हमें कोशिश करनी चाहिए, टू अबेट पॉल्यूशन, हमें प्रदूषण कम करने की कोशिश करनी चाहिए। वी शुड ट्राई टू अबेट पॉल्यूशन। ये जो वर्ड आप अबेट देख रहे हो, दैट इज अ वर्ब, एंड दिस अबेट ABET इज अगेन अ वर्ब बट इट मीन्स टू इनकरेज समबडी टू डू समथिंग रॉन्ग। नेक्स्ट set of word is adept, adept and adept. Now moving to the next set, this adept, ADOPT, has 2 different meanings. This is again a verb. इसके 2 अलग अलग अर्थ होते हैं। पहला अर्थ होता है गोद लेना, किसी बच्चे को गोद लेना, और दूसरा अर्थ होता है किसी चीज़ को अपनाना। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे इसको, वी अडॉप्टेड अ गर्ल चाइल्ड, हमने एक बच्ची को गोद लिया। वी अडॉप्टेड अ गर्ल चाइल्ड, ADOPT। सेकेंड वन इज वी मस्ट अडॉप्ट, वी मस्ट अडॉप्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हमें आधुनिक तकनीक को अपनाने की आवश्यकता है, हमें आधुनिक तकनीक अपनाना चाहिए। तो ये जो वर्ब है ADOPT, ये अक्सर कंफ्यूज किया जाता है इन 2 शब्दों से जो आप नीचे देख रहे हैं, ADEPT एंड ADAPT। ये जो शब्द है ADEPT, जिसका अर्थ होता है निपुण, दक्ष या कुशल, इसी अर्थ में हम इस्तेमाल कर सकते हैं अन्य विशेषण जैसे कि डेक्स्ट्रस, जैसे कि अकम्प्लिस्ड, जैसे कि प्रोफिशिएंट। एक एग्जाम्पल से समझेंगे, सुषमा जी जो कि हमारी अभी विदेश मंत्री हैं, इज अडेप्ट, वो निपुण है, कुशल है, दक्ष है। सुषमा जी इज अडेप्ट एट हैंडलिंग सच इशूज, सुषमा जी ऐसे मामलों को हैंडल करने में निपुण है, कुशल है। सपोज एग्जामिनेशन में यहाँ पर उन्होंने वर्ड डाल दिया ADOPT, देन दैट विल बी एन एरर, वो एरर होगा। क्योंकि अभी अभी आपने देखा कि ADOPT एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है गोद लेना। नेक्स्ट वन इज ADAPT, जो कि एक वर्ब है और इसका अर्थ होता है ढलना, किसी माहौल, वातावरण, पर्यावरण के हिसाब से ढलना। जैसे एग्जाम्पल्स में समझेंगे, क्रोकोडाइल्स, माफ करें, क्रोकोडाइल्स अडेप्ट टू न्यू सराउंडिंग्स वेरी इजली, मगरमच्छ जो है वो नए वातावरण के हिसाब से बहुत आसानी से ढल जाते हैं।
Crocodiles adapt to new surroundings very easily. So we have three type of adapt: ADOPT, that is गोद लेना और अपनाना; ADAPT, that is ढलना; and ADEPT meaning निपुण और कुशल, जिसके सिनोनिम्स के रूप में हमने देखा प्रोफिशिएंट या डेक्स्टर्स जैसे वर्ड्स को. नेक्स्ट सेट इज veracity and voracity. These two words are again very important and are often asked in different competitive examinations. So let's have a look. The word veracity means satyata, the state of being true. सत्य, सही होने की अवस्था या गुण को हम लोग वेरासिटी बोलते हैं. जैसे I can't doubt the veracity of his story. मैं उसकी कहानी के वेरासिटी पर प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता. द वेरासिटी ऑफ हिज स्टोरी. सपोज आप किसी एग्जामिनेशन में हो और यहाँ पर एक वर्ड डाल दिया जाए वोरासिटी, देन ऑब्वियसली दैट विल बी एन एरर, क्योंकि वोरासिटी का मतलब होता है ज़्यादा पाने की इच्छा या चाहत. वोरासिटी से जुड़ा हुआ है एक मशहूर विशेषण वोरेसियस. इसी विशेषण, इसी एडजेक्टिव वोरेसियस से हमने ये नाउन निकाला है वोरासिटी. वोरेसियस वैसे लोगों को बोलते हैं दैट नीड्स और वांट्स मोर देन दे शुड हैव. सपोज समबडी इज अ वोरेसियस ईटर, इट विल मीन कि वो ज़्यादा खाने की ताक में रहता है, ज़्यादा खाना चाहता है. सपोज somebody is a voracious reader. इफ़ यू आर अ वेरोसियस रीडर, आप कम कंटेंट से संतुष्ट नहीं होंगे. यू विल हैव डिजायर टू गेट मोर. दैट इज वोरेसियस एंड वी गेट द नाउन वोरासिटी. सो दिस टू वर्ड्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. अगेन मूविंग टू द नेक्स्ट सेट नंबर 4, वी हैव टू डिफरेंट वर्ड्स, सेवर एंड सेवियर. द वर्ड सेवर इज अ वर्ब. इस शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं, लेकिन इसका जो मूल अर्थ है सेवर का, वो अर्थ होता है किसी चीज़ को आनंद लेकर धीरे धीरे चबाकर खाना. दैट इज सेवर. और आप इसका प्रयोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, किसी भी चीज़ का पूरा आनंद लेना, मज़ा लेना. जैसे एक वर्ड है हमारे पास इंजॉय, एक वर्ड है रेलिस. रेलिस से मिलता जुलता वर्ड है सेवर. जैसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे, आई वॉन्ट to I want to savor every moment of my life. इसका मतलब ये होगा कि मैं अपने ज़िंदगी का हर क्षण का पूरा आनंद लेना चाहता हूँ. दैट इज कॉल्ड सेवर, SAVOUR, जिसका अर्थ होता है आनंद लेना. द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज सेवियर. Savior means protector, somebody who protects. In Hindi we call it Rakshak. So these two words are quite different. First of all, savor is a verb and savior is a noun. Savor means to enjoy something, to eat food slowly, whereas savior means Rakshak, one who saves you from difficulties and problems. नमस्कार दोस्तों, जैसा हम लोगों ने शुरू में बात किया था वीडियो के प्रारंभ में कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो बहुत ही बेसिक स्तर के वर्ड्स होते हैं और कुछ थोड़े एडवांस लेवल के वर्ड्स हैं. कन्फ्यूजिंग वर्ड्स दोनों में है. बेसिक वर्ड्स में भी कन्फ्यूजन होता है और एडवांस लेवल वर्ड्स में भी कन्फ्यूजन होता है. कई लोगों की सोच है कि जो एडवांस्ड वर्ड्स है वही आपको कन्फ्यूज करते हैं. ये गलत बात है. कई सारे ऐसे दिनचर्या के शब्द हैं जिनसे हमें कन्फ्यूजन पैदा होता है, जो हमें भ्रमित करते हैं. जैसे कि एक छोटा सा वर्ड का सेट मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ. सीट, सीट, सीट एंड सीट. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सीट. दिस सीट here on the top, इस सीट का अर्थ होता है बैठने की जगह. जैसे दिस इज़ माई सीट, तुम यहाँ क्यों बैठ गए, ये मेरी जगह है. बैठने की जगह SEAT. जबकि SIT जो है ये एक वर्ब है, इसका अर्थ होता है बैठना. जैसे आई ऑलवेज सिट हियर, मैं यहाँ हमेशा मैं बैठता हूँ. SIT बैठना, SEAT बैठने की जगह. नेक्स्ट इज SHIT, सिट होता है मल, वेस्ट मटेरियल जो दैट इज पास थ्रू आवर बॉडी थ्रू एनस, दैट इज कॉल्ड सिट, SHIT, मल. जैसे अक्सर लोग स्लैंग है हालांकि बोलते रहते हैं बुल सिट एंड काउ सिट ऐसा करके, या ओ सिट. दैट सिट इज यूज टू शो सम टाइप ऑफ annoyance. व्हेन यू से ओ सिट, दिस सिट मीन्स
you are little annoyed of something, you are little irritated, that is osit. So the word sit, shit, basically means mull, waste material. Next is sit, sh-e-e-t, कोई भी ऐसी वस्तु जो चादर नुमा हो, जो पसरी हुई हो, फैली हुई हो, फ्लैट हो, दैट इज कॉल्ड सिट. सपोज पेपर सिट, paper sheet, this is sh-e-e-t. if you write here set or sit, it will be an error. Suppose mark sheet, because जो आपको मार्क्स का जो डॉक्यूमेंट मिलता है, दैट्स अ फ्लैट शीट ऑफ पेपर, ना, दैट इज sh. अगेन दैट यू से बेड शीट, कोई भी ऐसी चीज जो चादर नुमा हो, पसरी हुई हो, दैट इज सिट, sh-e-e-t. सो अगेन दिस 4 words are very basic in nature, very commonly used and people often confuse them, तो आप इन पर ध्यान दें. Now coming to the set number 6, we have 4 words here: tear, tire, tear, tire and tear. There are 5 words in fact. All these words sound very similar and people often confuse not only their meaning but also their spelling. So one by one we will say this. Tear is a noun. टीयर व्हेन यूज्ड एज अ नाउन, इट मीन्स आंसू, जैसे उसकी आंखों में टीयर है, आंसू है. टीयर व्हेन दिस वर्ड इज यूज्ड एज अ वर्ब, टीयर का मतलब होता है फाड़ना, और तब इसका V2 टोर और V3 टॉर्न बनाते हैं. ठीक उसी प्रकार जैसे वियर के साथ हम वोर या वॉर्न शब्द का प्रयोग करते हैं टीयर का टोर और टॉर. जैसे एक एग्जांपल से समझेंगे. ही टोर माई शर्ट, उसने मेरा शर्ट फाड़ दिया. तो वर्ड टीयर इज अ नाउन एज वेल एज अ वर्ब, नाउन के रूप में आंसू और वर्ब के रूप में फाड़ना. नेक्स्ट इज टायर, TIRE, दिस इज अ वर्ब. इसका मतलब होता है थकाना. टायर का मतलब थकाना. इसी से हम लोग एक विशेषण बनाते हैं, जैसे आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ. ये जो टायर्ड शब्द आप देख रहे हो, ये वर्ब टायर से है. ये बहुत ही टायरिंग काम है. टीचिंग एक टायरिंग टास्क है, एक ऐसा काम जिसमें आपको थकावट हो. तो ये जो टायरिंग शब्द हम बोल रहे हैं, ये कहाँ से आया? वर्ब टायर से, जिसका मतलब होता है थकाना. नेक्स्ट इज टीयर, TIER, दैट्स अ नाउन. इसका मीनिंग होता है श्रेणी या स्टेटस. जैसे जब आप ट्रेन में सफ़र करते होंगे तो आप देखते होंगे ट्रेन के बॉगी के ऊपर लिखा रहता है Tier 1 AC, Tier 2 AC. तो वर्ड टीयर बेसिकली मीन्स श्रेणी. जब आप किसी एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं तो आप देखते हैं कि आपको Tier 1 एग्जामिनेशन, Tier 2 एग्जामिनेशन, दैट मीन्स लेवल, श्रेणी. नेक्स्ट इज अ वेरी कॉमन वर्ड कॉल्ड टायर, TYRE. बी केयरफुल नॉट टू कन्फ्यूज टायर विथ TIRE, दैट मीन्स थकाना. दिस टायर मीन्स चक्का. जो आपके व्हील्स के ऊपर जो लेदर का एक हैवी सीट होता है, दैट इज कॉल्ड टायर, TYRE. एंड दिस इज अगेन टेयर. दिस अ रेयर वर्ड एंड वेरी फ्यू पीपल नो अबाउट दिस वर्ड टेयर. किसी खाली बर्तन या वाहन का जो वजन होता है, दैट इज कॉल्ड टेयर. The weight of an empty container or a vehicle is called tear. The spelling is TARE. All these 5 words are very important and are oftenly confused. Next set is number 7. We have 2 words called gauge, GAUGE, and another is gauge, GOUGE. This gauge, इसका अर्थ होता है मापना या आंकना. और ये जो गाउज है GOUGE, ये भी एक वर्ब है. इसका अर्थ होता है किसी चीज़ को फाड़ना. दोनों वर्ब्स का हम एक एग्जांपल देखेंगे. नेक्स्ट फर्स्ट GAUGE. अ टेस्ट विल बी कंडक्टेड टू, एक टेस्ट का आयोजन किया जाएगा टू गॉज योर टैलेंट. एक टेस्ट का आयोजन किया जाएगा आपके टैलेंट को आंकने के लिए कि आपके अंदर कितना टैलेंट है.
The next word is gouge, G-O-U-G-E. The lion gouged the horse. शेर ने घोड़े को फाड़ दिया. These two words appear very similar but are quite different. This word gouge, there is a synonymous called maul. Maul has the same meaning as gouge. You can write here, the lion mauled the horse. शेर ने घोड़े को चीर फाड़ दिया. We have a word called rend, R-E-N-D. Rend again means the same, फाड़ना. You can say the lion rent the horse. All these three words will give the same meaning, फाड़ना. दोस्तों हमारे पास वर्ड्स का नया सेट है, जैसा बोर्ड पे देख रहे हैं, पार्टीशन, पार्टीशन. These two words are pronounced in a very similar manner but have quite different meaning. This word partition is a noun and it has come from the verb part, P-A-R-T. The word part is a verb. Part का अर्थ होता है जुदा होना, अलग होना, या पार्ट का अर्थ होता है किसी चीज़ को बांटना. इसी से हमें ये नाउन प्राप्त होता है पार्टीशन, जिसका अर्थ होता है बंटवारा. जैसे भारत और पाकिस्तान का 1947 में पार्टीशन हुआ. दिस पार्टीशन, P-A-R-T-I-S-A-N, इज अ नाउन अगेन बट इट मीन्स सपोर्टर, समर्थक. मेरे सभी पार्टीशंस इस प्रोग्राम में हाजिर रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे. मेरे सभी पार्टीशंस. कौन सा पार्टीशन? P-A-R-T-I-S-A-N. वेयर एज दैट पार्टीशन जो कि ऊपर है, उसका अर्थ होता है बंटवारा. ये जो वर्ड है पार्ट, इसी से हमें एक और नया नाउन मिलता है. पार्ट का अर्थ था जुदा होना, अलग होना. एक एग्जाम्पल से समझते हैं पहले पार्ट को. जैसे शी विल नेवर पार्ट विथ अ मनी. वो कभी अपने पैसे से अलग नहीं होगी. आई विल नेवर पार्ट फ्रॉम यू. मैं कभी तुमसे अलग नहीं होऊंगा. तो पार्ट का मतलब होता है जुदा होना, अलग होना. पार्ट के साथ प्रीपोजिशन विथ या फ्रॉम का प्रयोग किया जाए, ये हमेशा एक इस पर विवाद रहता है, कंट्रोवर्सी रहती है. दोनों ही वर्ड सही है अपनी अपनी जगह. इसी से हम एक नाउन बना रहे हैं पार्टिंग. पार्टिंग का अर्थ होता है जुदाई. दिस इज़ अ नाउन मीनिंग जुदाई. जैसे जब शादी के अगले रोज़ लड़की की, दुल्हन की विदाई होती है तो सभी के आंख नम होते हैं. ये कैसी जुदाई होती है? टीयरफुल पार्टिंग, अश्रुपूर्ण जुदाई. सभी की आंखें नम होती हैं. दैट इज़ कॉल्ड टीयरफुल पार्टिंग. सपोज आप ट्रेन पर अभी अपने किसी रिलेटिव को, बिलव्ड वन को सी ऑफ कर रहे हो, वो जा रहा होता है, आपके मन में दुख होता है, तो वो भी, उसकी भी आंखें नम होती हैं, आपकी भी आंखें नम होती है. दैट इज़ कॉल्ड टीयरफुल पार्टिंग. दिस वर्ड पार्टिंग हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड पार्ट, जिसका मतलब होता है जुदा होना. उसी पार्ट से हमने ये नाउन लिया है पार्टीशन, जिसका मतलब होता है बंटवारा. एंड दिस पार्टीशन मीन्स सपोर्टर. नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड इज नंबर 9. There you can see there are 6 verbs, and all these 6 verbs are very important and are often confused by general people or students. The word rebel is a verb. It means बगावत करना, विद्रोह करना. रिबेल का प्रयोग नाउन के रूप में भी कर सकते हैं. नाउन के रूप में रिबेल का अर्थ होता है बागी या विद्रोही, और विद्रोह करने के काम को हम बोलते हैं रिबेलियन. रिबेलियन मीन्स बगावत या विद्रोह. रिबेलियन के अर्थ में ही आप यूज कर सकते हो वर्ड म्यूटिनी को, या आप यूज कर सकते हैं इंसर्जेंसी, इंसर्जेंसी बोल सकते हो आप, म्यूटिनी बोल सकते हो आप, बोल सकते हो रिवोल्ट. इन सभी शब्दों का अर्थ होता है बगावत. ये सभी शब्द नाउन है. दिस वर्ड रिबेलियन हैज़ कम फ्रॉम द वर्ब रिबेल, जिसका अर्थ होता है बगावत करना. बट अगेन ध्यान रखें, रिबेल ना केवल एक वर्ब है, बल्कि व्यक्ति को भी रिबेल ही बोला जाता है. नेक्स्ट वन इज रिवेल, R-E-V-E-L. यहाँ पर आप V और B का फर्क देखोगे. रिवेल का अर्थ होता है मौज मस्ती करना, उत्सव मनाना, आनंद मनाना. इसके लिए एक बहुत ही मशहूर वर्ड है जॉल. जॉल का भी अर्थ होता है आनंद मनाना, इंजॉय करना. जैसे जब हमारे एग्जामिनेशंस पूरे हुए, वी जॉल्ड ऑल नाइट, हमने पूरी रात मौज मस्ती करी. वी जॉल्ड ऑल नाइट. द वर्ड रिवेल हैज़ द सेम मीनिंग एज जॉल. नेक्स्ट इज रिपेल, R-E-P-E-L. रिपेल का अर्थ होता है किसी चीज़ को दूर रखना या टालना या धक्का देना,
नज़दीक नहीं आने देना, दैट इज़ कॉल्ड रिपेल करना। जैसे हमारे सेनाध्यक्ष ने मीडिया को बताया कि आवर आर्मी, हमारी सेना इज़ कैपेबल, सक्षम है ऑफ रिपेलिंग एनी टाइप ऑफ इन्वेजन, किसी प्रकार के हमले को टालने में, दूर रखने में हमारी भारतीय सेना सक्षम है, ऐसा हमारे सेना प्रमुख ने बोला। द वर्ड इज रिपेल, दूर रखना। अगर आप ध्यान हो तो इसी से हम एक नाउन बनाते हैं, रिपेल से रिपेलेंट, कोई ऐसी वस्तु या पदार्थ जो अन्य चीज़ों को नज़दीक ना आने दे। जैसे आप मच्छर से बचने के लिए मॉस्किटो रिपेलेंट लगाते हो। मॉस्किटो रिपेलेंट क्या करेगा? मच्छर को आपके नज़दीक नहीं आने देगा, वो मॉस्किटो को रिपेल करेगा। तो रिपेल करने का मतलब किसी चीज़ को दूर रखना या नज़दीक नहीं आने देना। नेक्स्ट इज रिपील, REPEAL। नाउ you can see there is a very slight difference, REPEL and REPEAL. The word repeal, REPEAL means किसी कानून आदि को समाप्त कर देना। The word synonym word can be abrogate, abrogate। जैसे our government will repeal दिस ओल्ड लॉ, हमारी सरकार इस पुराने कानून को ख़त्म कर देगी, एब्रोगेट कर देगी। नेक्स्ट वन इज रिवील। आई विल नॉट टू कंफ्यूज दिस वर्ड रिवील विथ रिवेल, दैट इज REVEL। रिवील का अर्थ होता है उजागर करना, समथिंग लाइक एक्सपोज। जैसे ही वॉज नॉट रेडी, वो तैयार नहीं था, ही वॉज नॉट रेडी टू रिवील हिज आइडेंटिटी, वो अपनी पहचान को उजागर करने के लिए राजी नहीं था। सो बी केयरफुल, डोंट कंफ्यूज द वर्ड रिवील विथ रिवेल विच मीन्स एंजॉय करना। नेक्स्ट इज रेवेल, RAVEL। दिस इज अ वेरी फनी वर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंफ्यूजिंग वर्ड एज वेल। द वर्ड रेवेल इज अगेन अ वर्ब, ऑल दीज वर्ड्स आर वर्ब। द रेवेल मीन्स किसी चीज को उलझाना। द वर्ड रेवेल मीन्स उलझाना। बट बी केयरफुल, देर इज अ वर्ड कॉल्ड अनरेवेल और रेवेल आउट। रेवेल आउट, दिस टू वर्ड्स मीन्स सुलझाना। सो when you add out to the word revel, the meaning then changes and from uljhana to suljhana. So have a look at an example. Our government, हमारी सरकार is trying to, our government is trying to revel out this issue. हमारी सरकार इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रही है। रेवेल आउट, अगर आप इस रेवेल में से आउट हटा दोगे तो इसका अर्थ हो जाएगा कि आवर गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रेवेल दिस इशू, मतलब सरकार इस मुद्दे को उलझाने की कोशिश कर रही है। सो दिस ऑल 6 वर्ब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप एक कॉपी और एक पेन ले लें और अपनी ज़रूरत के हिसाब से शब्दों को और एग्जाम्पल्स को कॉपी पर लिखते जाएं। लॉन्ग रन में आपको इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट इज हैंगर एंड हैंगर। देयर आर 2 वर्ड्स, देयर इज अ वेरी स्लाइट चेंज इन द स्पेलिंग, HANGAR एंड HANGER। द वर्ड हैंगर मीन्स अ प्लेस वेयर एयरक्राफ्ट आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहाँ पर हवाई जहाज़ वगैरह को रखा जाता है। और जो सेकंड वर्ड आपको नज़र आ रहा है ई के साथ, जिसमें ई का प्रयोग किया गया है HANGER, इसका मतलब होता है अ पीस ऑफ प्लास्टिक और वुड दैट इज़ यूज्ड टू हैंग क्लोथ्स। ऐसा एक लकड़ी का टुकड़ा जिस पर आप कपड़े को टांगते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हैंगर, HANG। दोस्तों हमारे पास अगला सेट है वर्ड्स का। आप देख रहे हैं बोर्ड पर सेट 11 से 15 तक कई सारे वर्ड्स हैं जो एक जैसे नज़र आ रहे हैं।
सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे पर्सनल से। पर्सनल का अर्थ होता है व्यक्तिगत। ये एक विशेषण है जिसका मतलब होता है व्यक्तिगत या निजी। अगर आप ध्यान दें तो कभी हम ऐसा बोलते हैं पर्सन मैटर, ये मेरा पर्सन मैटर है, आप इससे दूर रहें। वी डोंट से शो, हम ऐसा नहीं बोलते, चूँकि द वर्ड मैटर इट सेल्फ इज अ नाउन एंड पर्सन इज अगेन अ नाउन, एंड वी नो वेरी वेल दैट नाउन डज नॉट क्वालिफाई अ नाउन। सो व्हाट वी नीड हियर इज एन एडजेक्टिव। हमें विशेषण चाहिए, इसीलिए हम लोग पर्सन नहीं बोलकर पर्सनल बोलते हैं। ये मेरा व्यक्ति मामला नहीं, व्यक्तिगत मामला है। अंग्रेजी में कई सारे ऐसे विशेषण हैं जो अल के साथ, अस के साथ, ओ यू एस के साथ समाप्त होते हैं। ये जो वर्ड है पर्सनल, दिस इज अ नाउन। इसका बुनियादी अर्थ होता है कर्मचारी, एम्प्लॉय, है ना। शी वर्क्स इन पर्सनल, शी वर्क्स इन पर्सनल, इट विल मीन दैट वो कंपनी के उस विभाग में काम करती है जो जिसे हम आमतौर पर HR डिपार्टमेंट कहते हैं, जिसमें कर्मचारियों का विवरण और ब्यौरा और उनके कामकाज का सारा रिकॉर्ड रखा जाता है। दैट इज़ वो एक सेल्स पर्सनल है, मतलब सेल्स से जुड़ी हुई कर्मचारी है, मतलब वो कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रही है। शी इज़ अ सेल्स पर्सनल। तो द वर्ड पर्सनल मीन्स कर्मचारी, एम्प्लॉय, वेयर द वर्ड पर्सनल PERSONAL मीन्स व्यक्तिगत। Next is PT with E and again PT without E. Both of these words are noun, but the difference is that this PT means a strong belief, मजबूत विश्वास, यकीन, भरोसा in religion। जो भी आपका धर्म है उसके मान्यताओं में, रीति रिवाजों में गहरा विश्वास, मजबूत विश्वास, दैट इज कॉल्ड PT, PIETY। एंड द वर्ड PT इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड जो आप बचपन से जान रहे होंगे, मीन्स दया। सो सम PT, थोड़ी दया दिखाओ। सो बी केयरफुल, आप इन्हें कंफ्यूज ना करें। नेक्स्ट इज DT एंड ड्यूटी। द वर्ड DT, DEITY इज ऑफन कंफ्यूज विद दिस वर्ड DEIFY। DT का मतलब होता है देवता, है ना, जैसे हिंदू DTs, हिंदू देवता। DEITY। This word duty means कर्तव्य। That's again a very basic word, all of us know। हमारे ड्यूटीज़ हैं हमारे देश के प्रति, उसका ड्यूटी होता है, कर्तव्य होता है। So don't confuse the word DT and duty। These two verbs in the set number 14, DEFY and DEIFY, इसमें I का प्रयोग हुआ है, इसमें I का प्रयोग नहीं हुआ है। इस वर्ब का अर्थ होता है पूजना, पूजा करना, वर्शिप करना। जिनको आप पूजते हैं दैट इज DT, DEITY। और ये हो गया वर्ब पूजना। दिस वर्ड डिफाई, DEFY, इसका मतलब होता है आज्ञा का पालन नहीं करना, दैट इज कॉल्ड अवज्ञा करना। अवज्ञा करना, किसी के आज्ञा को नहीं मानना, आदेश को नहीं मानना। जैसे आई कांट डिफाई हिम, मैं उसकी बात अनसुनी नहीं कर सकता, मैं उसकी बात नहीं मानने से इनकार नहीं कर सकता, दैट इज DEFY। जो एक वो ऊपर वाला वर्ड है DEIFY, उससे जुड़ा हम एक एग्जांपल देखेंगे। जैसे प्राचीन समय में रोमन्स यूज्ड टू रोमन्स अपने शासकों को पूजा करते थे। प्राचीन रोम में जो शासक होते थे, इम्पेरर्स होते थे, उनकी जो छवि होती थी जनता के बीच, वो कुछ देवताओं जैसी होती थी, और वे उन्हें रोमन्स यूज्ड टू डिफाई द एम्पेरर्स, वो अपने शासकों को पूजा करते थे। सो देयर इज अ वेरी स्लाइट डिफरेंस इन द स्पेलिंग, एज यू कैन से DEIFY and DEFY, never confuse them। Now here in the set number 15 we have two nouns, one is defecation and another is defecation, defi and defa। So be careful with these two nouns, these are very important। Now let's have a look। this word defecation, ये इस वर्ब का नाउन है जिसका अर्थ था पूजना, और ये हो गया पूजा करने का कार्य, पूजने का कार्य। सो ये सब तो आपने आसानी से समझ लिया। DEIFY था और वो I में चेंज हो गया, सफिक्स लगा और ये क्या बन गया, एक नाउन बन गया। नेक्स्ट इज डिफेकेशन।
द वर्ड डिफेकेशन हैज़ कम फ्रॉम द वर्ड फेसेस, FAECS। आप अमेरिकन इंग्लिश में इस ए को ओमिट कर सकते हो, यू कैन राइट इट लाइक FACES। इसका मतलब होता है मल, शरीर से निकलने वाला ह्यूमन वेस्ट जो होता है, जिसके लिए थोड़ी देर पहले आप एक बोलचाल का शब्द देख रहे थे सिट, इसी वीडियो में वही अर्थ होता है फेसेस का। इसी से हम एक वर्ब बना रहे हैं फैकेट, और इसमें हम लोग प्रीफिक्स जोड़ रहे हैं डी। डिफैकेट एक वर्ब बनता है जिसका अर्थ होता है मल त्यागना, मल को अपने शरीर से बाहर निकालना, दैट इज कॉल्ड डिफैकेट। फेसेस वाज मल से हमने ये नाउन बनाया डिफेकेशन, मल त्यागने का कार्य। आजकल आप सुन रहे होंगे एक वर्ड बड़ा फेमस है, ओपन डिफेकेशन फ्री, ODF। भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने एक मुहिम चलाया हुआ है स्वच्छता का, जिसके तहत गांव-गांव में शौचालय बनाए जा रहे हैं और खुले में शौच से मुक्त, दैट इज कॉल्ड ऑफन वी कॉल इट ODF, ओपन डिफेकेशन फ्री, खुले में शौच से मुक्त। दिस वर्ड डिफेकेशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ब डिफेकेट। डिफेकेट आया है फेसेस से, जिसका अर्थ होता है मल। सो दिस टू नाउन्स defecation and defecation are pronounced very similar, spelling is very closer, so be careful. This has come from the verb defy meaning पूजना, this means पूजा करने का कार्य। दोस्तों हमारे पास वर्ड्स का नया सेट है, नंबर 16 से नंबर 20। इस वीडियो में जैसा मैंने शुरू में बोला था, हम लोग लगभग 50 सेट्स ऑफ कन्फ्यूजिंग वर्ड्स, इस तरह के 50 सेट्स हम लोग करेंगे। हालांकि अगर पूरे डिक्शनरी को देखा जाए तो इस तरह के वर्ड्स की संख्या बहुत ज़्यादा है जो कन्फ्यूजन, भ्रम पैदा करते हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे तकरीबन 200-300 सेट्स आपको मालूम होने चाहिए, पता होने चाहिए, उनका फ़र्क समझ में आना चाहिए। बट इस वीडियो में फ़िलहाल हम लोग ऐसे 50 सेट करेंगे। नाउ कमिंग टू द सेट नंबर 16, वी हैव टू वर्ड्स स्लाइट एंड स्लेट। दिस इज कॉल्ड स्लेट, SLEIGHT, and the above one is slight without E. So the difference is here, E. Slight is an adjective, इसका मतलब होता है हल्का, थोड़ा। जैसे दोनों शब्दों के स्पेलिंग में स्लाइट डिफरेंस है, मतलब हल्का फ़र्क है, थोड़ा फ़र्क है, कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। किचन से स्लाइट स्मेल आ रही है, हल्की गंध आ रही है गैस की, उसके जीतने के स्लाइट चांसेस हैं, देयर आर स्लाइट चांसेस, हल्की मतलब थोड़ी सी संभावना है उसके जीतने की। दिस वर्ड स्लेट विथ E, SLEIGHT is a noun. This word is used in a phrase, not alone. The phrase is sleight of hand. सो जब आप कोई चीज़ ट्रिकी करते हो, किसी चीज़ को बड़ी काबिलियत और चालाकी से प्रस्तुत करते हो, दैट इज़ कॉल्ड स्लेट ऑफ हैंड। जैसे एक जादूगर आपके सामने एक अंडा लेता है और अंडा को फोड़ता है और उससे एक पंछी निकलता है। ऑब्वियस सी बात है ये संभव नहीं है, बट आपको ऐसा देखने को लगता है कि ऐसा हो रहा है, तो ये दरअसल उसके हाथों की कलाकारी है, हाथों की सफाई है, जादूगरी है, दैट इज़ कॉल्ड स्लेट ऑफ हैंड। तो बाय सम स्लेट ऑफ हैंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा दिखाया है कि रोजगार बढ़ रहे हैं, ऐसा विपक्ष का आरोप है। नाउ वी हैव नेक्स्ट वर्ड सोर एंड शोर। यू कैन राइट दिस फ्रेज, हाथों की सफाई या कलाकारी। नाउ SOAR इज अ वर्ब, इसका मतलब होता है ऊपर उठना, किसी चीज़ का ऊपर जाना। जैसे द रॉकेट शोड अप हाई इन द स्काई, रॉकेट जो है आसमान में ऊपर चला गया। रॉकेट इज सब्जेक्ट हियर एंड द वर्ड सोर इज अ वर्ब। इसी से हम लोग सोर से ही SOAR, जिसका मतलब होता है ऊपर उठना, बढ़ना, हवा में ऊपर जाना, इसी से एक विशेषण बनाते हैं सोरिंग, ऊपर उठता हुआ, बढ़ता हुआ। जैसे सोरिंग प्राइसेस ऑफ ऑयल आम जनता के लिए चिंता का विषय है और सरकार के लिए भी। सोरिंग प्राइसेस का मतलब बढ़ती हुई कीमतें, हालांकि इस अर्थ में गैलोपिंग का भी प्रयोग करते हैं और देयर आर सो मेनी, माउंटिंग, देयर आर सो मेनी वर्ड्स जिसका प्रयोग आप इस अर्थ में करते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज सोर, SORE। ये वर्ड एक नाउन भी है, हालांकि एक विशेषण भी है। चोट या दर्द
आदि को हम लोग क्या बोलते हैं, सोर बोलते हैं। सपोज आपके हाथ पर कहीं चोट लग गया, वो लाल या काला हो जाता है, कोई भी वहाँ छूता है तो उस वहाँ दर्द होता है, दैट इज योर सोर पार्ट। इफ समथिंग इज सोर, SORE, इट इज़ पेनफुल। द वर्ड पेनफुल इज सिनोनिम्स टू द वर्ड सोर, SORE। उन्हें बल्कि एक विशेषण भी है, दैट पार्ट ऑफ योर बॉडी जहाँ पर आपको चोट लगी है, तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, दैट इज सोर। और द वर्ड सोर कैन बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव मीनिंग पेनफुल। नेक्स्ट इज स्पेसियस एंड स्पेसियस। देयर आर टू वर्ड्स। दिस वर्ड स्पेसियस इज एन एडजेक्टिव, ये एक विशेषण है। ये आता है इस नाउन स्पेस से। स्पेस का मतलब होता है जगह। अगर कोई चीज़ स्पेसियस है मतलब उसमें काफ़ी जगह है। जैसे हमारे भाई ने, ये नाउन था स्पेस, इसी से हम ये विशेषण बना ले रहे हैं। हमारे भाई ने जो कार खरीदा है वो बहुत ही स्पेसियस कार है, मतलब उस कार में काफ़ी जगह है। स्पेसियस रूम है मतलब कमरे में काफ़ी जगह है। नाउ दिस वर्ड स्पेसियस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नोटिस द डिफरेंस, SPA एंड SPE, रेस्ट आर सेम। दिस वर्ड स्पेसियस इज, अगर आप डिक्शनरी को देखोगे तो स्पेसियस को कहा जाता है समथिंग, कोई ऐसी चीज़ दैट सीम्स टू बी रियल, दैट सीम्स टू बी जेन्यून, बट इन फैक्ट इट इज़ नॉट। कोई ऐसी चीज़ जो सही प्रतीत होती है लेकिन वास्तव में सही होती नहीं। कोई ऐसी चीज़ जो जायज़ लग रही हो लेकिन वास्तव में जायज़ है नहीं। ऐसी चीज़ों को क्या बोलते हैं, स्पेसियस। इस विशेषण का प्रयोग अक्सर इस नाउन के साथ देखा जाता है, किया जाता है, आर्गुमेंट के साथ। अगर आप स्पेसियस आर्गुमेंट पेश कर रहे हैं, मतलब हो सकता है कि सुनने वाले को 2 सेकंड के लिए लगे कि आप जो बात कर रहे हो उसमें दम है, सही है, जायज़ बात आप कर रहे हो, लेकिन वास्तव में आप बात जो कर रहे हैं वो गलत है, फेक है। अगर आप कोई स्पेसियस रिमार्क्स दे रहे हैं तो मतलब आपके द्वारा जो बात कही जा रही है वो क्या है, दिख तो सही रही है लेकिन वास्तव में वो गलत है। समथिंग दैट सीम्स टू बी राइट, ट्रू, ऑथेंटिक, बट इन फैक्ट इज नॉट, दैट इज कॉल्ड स्पेसियस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेट, वी हैव 2 वर्ड्स, गैजेट एंड गैजेट। ये जो गैजेट है जो ऊपर में आपको देखने को मिल रहा है, इस गैजेट का अर्थ होता है राजपत्र। इसका अर्थ होता है राजपत्र। एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, कोई ऐसा आधिकारिक दस्तावेज जिसमें कोई महत्वपूर्ण घोषणा करी गई हो, दैट इज कॉल्ड गैजेट। GAZETTE। स्पेलिंग चेक में, SSC के एग्जाम्स में ये अक्सर पूछा जाता है, सो बी केयरफुल। और स्पेलिंग को लिखे, 2-3 बार लिखें और याद करने की कोशिश करें। इन हिंदी वी कॉल इट राजपत्र। समथिंग, एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ डॉक्यूमेंट। सिंपली सपोज कि सरकार ज़मीन को अधिग्रहित करती है, रोड बनाना हो, हॉस्पिटल बनाना हो, नहर बनाना हो, सरकार जो है किसानों की ज़मीन लेती है। उस ज़मीन को जब सरकार अधिग्रहित कर लेती है तो अखबार में आप देखते होंगे गैजेट ऑफ इंडिया आती है, भारत सरकार का जो है राजपत्र आता है, जिसमें सरकार ये घोषणा करती है कि वो अमुक 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 व्यक्तियों का ज़मीन अधिग्रहित कर रही है और उस ज़मीन का और ज़मीन के मालिकों का विवरण दिया गया होता है। सो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ डॉक्यूमेंट जो पब्लिश किया जाता है न्यूज़पेपर में, दैट इज़ गैजेट। नेक्स्ट इज GADGET। इसका मतलब कोई ऐसा डिवाइस या टूल, ऐसे कोई वस्तु, ऐसा कोई स्टफ जो आप यूज करते हो, दैट इज इम्पॉर्टेंट टू यू बट नॉट अनिवार्य, बट नॉट नेसेसरी, दैट इज कॉल्ड नॉट एसेंशियल, दैट इज कॉल्ड गैजेट। जैसे हमारा फ़ोन एक गैजेट है, हमारी घड़ी एक गैजेट है जिसका उपयोग है, महत्वपूर्ण है, लेकिन अनिवार्य नहीं है, हम इसके बिना मर नहीं जाएंगे। ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, गैजेट बोलते हैं। या एसेसरी वर्ड है वो भी हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एसेसरी। तो गैजेट एंड एसेसरी मोर और लेस हैव द सेम मीनिंग, whereas this gadget is quite different. Next is cavalry and cavalry. These 2 words are very famous and these 2 have been asked in the SSC examination. You can see. First come to the word cavalry, CAVALRY. मैं इसे यहाँ लिख रहा हूँ। कैवेलरी का अर्थ होता है घुड़सवार सेना, सेना का वह हिस्सा जो घोड़ों पे चलता है। ऑब्वियस सी बात है, आज के मॉडर्न वॉरफेयर के युग में घुड़सवार सेना का रोल या महत्व उतना अब नहीं रहा, लेकिन प्राचीन समय में जब राजा और आमने सामने की लड़ाई होती थी
किसी मैदान में दोनों सेनाएं सामने होती थी तो कैवलरी का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता था। घुड़सवार सेना, जब मैं किसी वर्ड का हिंदी लिखता हूँ तो थोड़ा हम लोग उसको सिंप्लीफाइड तरीके से लिखते हैं, जब आप इंग्लिश में जाएंगे तो और डिटेल्ड विवरण आप शब्दों का देखेंगे। नेक्स्ट इज कैलवरी। कैलवरी जो है वो जेरूशलम की बाहर की जो पहाड़ियाँ हैं, है ना, जहाँ माना जाता है कि जीसस क्राइस्ट को, ईसा मसीह को क्रूसीफाई किया गया था, उनको सूली पे चढ़ाया गया था। जेरूशलम आप जानते हैं इजराइल ने हाल फिलहाल उसे अपनी राजधानी बनाया। इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और ज्यूज़ तीनों के लिए ये बड़ा ही पाक और पवित्र जगह है जेरूशलम। उस पर कब्जे को लेकर कई देशों में तनातनी बनी रहती है। तो जेरूशलम के आसपास की जो पहाड़ियाँ हैं, हिल्स है, माना जाता है कि वहीं पे सूली पे चढ़ाया गया था ईसा मसीह को, और उन पहाड़ियों को बोला जाता है कैलवरी की पहाड़ियाँ। या फिर कोई ऐसा वस्तु जिसमें जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाइड फॉर्म में दिखाया गया हो, है ना, एक क्रॉस बना हो और उस पर जीसस क्राइस्ट को दिखाया गया हो लटके हुए सूली पर, उस तरह के किसी ऑब्जेक्ट को भी क्या बोला जाता है? कैलवरी बोला जाता है। दोस्तों, हमारे पास वर्ड्स का नया सेट है, जैसा आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। पार्ले एंड पार्ले, दिस टू वर्ड्स हैव वेरी क्लोजर pronunciation and a very little difference in the spelling. P-A-R-L-A-Y and P-A-R-L-E-Y. This parley is a verb. इसका अर्थ होता है किसी चीज़ को सही तरीके से उपयोग करना, किसी चीज़ को सही तरीके से उपयोग करना ताकि उससे अधिक लाभ या फ़ायदा कमाया जा सके। और इस पार्ले का अर्थ होता है, ये नाउन और वर्ब दोनों हो सकता है। हालांकि नाउन जनरली ये नाउन है पार्ले, बट वर्ब अमेरिकन इंग्लिश में वर्ब के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इस पार्ले का अर्थ होता है एक बैठक, है ना, एक मीटिंग। कैसी बैठक? किसी झगड़े को सुलझाने के उद्देश्य से की गई बैठक। किसी झगड़े को सुलझाने के लिए जो बैठक की गई हो, दैट इज कॉल्ड पार्ले। एग्जाम्पल से दोनों वर्ड्स को हम समझेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे। ये जो पार्ले है P-R-L-E-Y, जैसे दे एग्रीड, वे सहमत हुए, टू होल्ड अ पार्ले, मतलब वो एक शांति बैठक, शांति समझौते के लिए वो सहमत हुए। मतलब वो इस बात से सहमत हुए कि साथ में बैठकर वो इस विषय को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऊपर वाले पार्ले को देखते हैं। ही पार्लेड, P-A-R-L-A-Y, ऊपर वाला सही तरीके से उपयोग करना। ही पार्लेड अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट इनटू अ बिग फॉर्चून, उसने एक छोटे से रकम को एक बड़े रकम में बदल दिया। मतलब उसने छोटे से इन्वेस्टमेंट को, माफ़ करें, उसने एक छोटे से इन्वेस्टमेंट को एक बड़े फॉर्चून में तब्दील कर दिया, क्योंकि उसने उसका सही तरीके से उपयोग किया, सदुपयोग किया। सो टेक केयर ऑफ दिस टू वर्ड्स। नेक्स्ट इज हैपलेस एंड होपलेस। आगे बढ़ने के पहले दोस्तों मैं आप एक बार फिर से आपको बोलूँगा कि जो न्यू लर्नर्स हैं, जिन्हें ये वर्ड्स नहीं पता, वो काइंडली एक पेन और एक पेपर ले ले और लिखे इसे, तभी आप इसका सही तरीके से उपयोग कर पाएंगे और आप फर्दर उसे आप देख पाओगे, सीख पाओगे, कंसिडर कर पाओगे। Now the next set is the word is hapless and hopeless. The word hapless is an adjective. इसका मतलब होता है अभागा, जिसका किस्मत खराब हो, अनलकी, दुर्भाग्यशाली, है ना, बदकिस्मत। जैसे लोग सड़क किनारे जा रहे थे, पुल गिर गई, उनकी मौत हो गई। दे आर कॉल्ड हैपलेस विक्टिम, अभागे। विक्टिम मतलब पीड़ित, है ना, जिसका वह व्यक्ति जिस पर किसी घटना का नकारात्मक असर या प्रभाव पड़ा है, दैट इज कॉल्ड पीड़ित, विक्टिम। कैसे विक्टिम? अभागे, हैपलेस। होपलेस का अर्थ होता है ना उम्मीद, है ना, जब कोई होप ना हो, कोई आशा ना हो, दैट इज ना उम्मीद। जैसे होपलेस सिचुएशन है, ये अपोजिट है होपफुल के लिए। होपफुल आशापूर्ण, होपलेस ना उम्मीद, जिसमें कोई उम्मीद ना हो। नेक्स्ट इज पर्सपेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव। अगेन दिस टू वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट।
Perspective and prospective, have a close look. The word perspective means परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य क्या होता है? संदर्भ। तो किसी पर्टिकुलर फ्रेम से, किसी पर्टिकुलर एंगल से हम उस घटना को देख रहे होते हैं, वो हमारा अपना नज़रिया होता है उस घटना को देखने का। दैट इज़ आवर पर्सनल पर्सपेक्टिव। जरूरी नहीं कि जिस नज़रिए से मैं किसी घटना को देख रहा हूँ, सामने वाला भी उसी नज़रिए से उस घटना को देख रहा हो। उसका एक अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है, एक अलग संदर्भ, एक अलग कॉन्टेक्स्ट में वो जो है बातों को रख रहा होता है, सोच रहा होता है। दैट इज़ पर्सपेक्टिव। ये बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट किस्म का वर्ड है। आप डिक्शनरी में इसे टटोले, ढूंढें और एग्जाम्पल्स लिखने की कोशिश करें। नेक्स्ट इज प्रोस्पेक्टिव। ये वर्ड आता है, इंग्लिश में एक वर्ड है प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट एक नाउन है, इसका अर्थ होता है संभावना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप इसे ज़रूर याद रखें। हज़ारों साल माफ़ करें, हर साल हज़ारों युवक गांव से शहर की तरफ आते हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए, भविष्य की संभावनाओं को देखने के लिए। जॉब प्रोस्पेक्ट मतलब शहर में नौकरी और काम, एम्प्लॉयमेंट मिलने की उम्मीद होती है। इस उम्मीद में वो बेहतर जॉब प्रोस्पेक्ट की उम्मीद में शहरों का रुख कर रहे हैं, जो कि करते रहते हैं, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, समस्या है। हमारे शहर, गांव खाली हो रहे हैं, शहर भरते जा रहे हैं, चूँकि गांव में एम्प्लॉयमेंट की कमी है, तो लोग शहरों का रुख कर रहे हैं। किस लिए? जॉब प्रोस्पेक्ट के लिए ना, रोज़गार की संभावनाओं के लिए। इसी वो नाउन प्रोस्पेक्ट से हमें ये विशेषण प्राप्त हो रहा है प्रोस्पेक्टिव, जो कि एक एडजेक्टिव है। तो वर्ड प्रोस्पेक्टिव कहाँ से आया? नाउन प्रोस्पेक्ट में हमने सफिक्स इव जोड़ा और हमें ये विशेषण मिला प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव हैज़ टू डिफरेंट मीनिंग्स। प्रोस्पेक्टिव का एक अर्थ होता है संभावित। संभावित कहने का मतलब क्या है कि सपोज किसी कार के शोरूम में दिन भर में 20 कस्टमर आए, कार के बारे में जानकारी लेते हैं, सारा डिटेल्स लेते हैं, उनके अलग अलग क्वेरीज होते हैं, वो सवाल पूछते हैं, चले जाते हैं। शाम को मैनेजर ने अपने आदमी से पूछा, अपने एम्प्लॉय से पूछा, सेल्समैन से पूछा कि बताओ आज जो 20 आदमी आए थे उनमें से कितने प्रोस्पेक्टिव बायर हैं, मतलब कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें के कार खरीदने की संभावना है। तो एम्प्लॉय उनको बताएगा कि देखिए साहब 20 आए थे, लेकिन मुझे लगता है 3-4 ऐसे हैं जो वास्तव में कार खरीदेंगे, जिनके अंदर पोटेंशियल है, या जो कल या परसों या नेक्स्ट मंथ में कार खरीदेंगे। तो इफ़ समबडी इज़ प्रोस्पेक्टिव, उसके वो चीज़ होने की, बनने की संभावना है। लाइकली टू बी, लाइकली टू हैव, लाइकली टू डू समथिंग। जैसे ये प्रोस्पेक्टिव चेयरमैन है, मतलब जिनके चेयरमैन बनने के प्रोस्पेक्ट हैं, चेयरमैन बनने की संभावना है। प्रोस्पेक्टिव का एक अर्थ तो हो गया संभावित, और दूसरा अर्थ होता है इस विशेषण का इमिनेंट। इमिनेंट बोलते हैं किसी ऐसी चीज़ को जो सन्निकट हो, जो निकट भविष्य में होने वाला है। जैसे प्रोस्पेक्टिव चेंजेस इन द लॉ, प्रोस्पेक्टिव चेंजेस इन द लॉ, कानून में संभावित या सनिकट बदलाव, ऐसे बदलाव जो जल्द ही निकट भविष्य में कानून में होने वाले हैं, दैट इज प्रोस्पेक्टिव चेंजेस। वही जब आप बोल रहे थे प्रोस्पेक्टिव बायर, इसका मतलब संभावित खरीदार। प्रोस्पेक्टिव के लिए हम लोग सिनोनिमस लेते हैं, प्रोस्पेक्टिव के लिए हम लोग सिनोनिमस लेते हैं पोटेंशियल। अगर कोई पोटेंशियल बायर है, इट मीन्स कि उसके अंदर क्षमता है किसी चीज़ को खरीदने की। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेट, we have disinterested and uninterested. These two words have quite different meanings. बिल्कुल अलग अलग दोनों शब्द होते हैं। वन बाय वन देखेंगे दोनों को। इंटरेस्ट एक वर्ड है। इंटरेस्ट का एक अर्थ होता है दिलचस्पी। जैसे मेरा इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है, मतलब मेरी दिलचस्पी है, मेरी रुचि है। अगर मेरी इस प्रोजेक्ट में रुचि है तो मैं इस प्रोजेक्ट में क्या हूँ? इंटरेस्टेड हूँ। अगर मेरी रुचि नहीं है तो मैं इस प्रोजेक्ट में अनइंटरेस्टेड हूँ। तो यदि आप किसी चीज़ को लेकर अनइंटरेस्टेड है, मतलब आपका उस चीज़ में कोई रुचि, कोई दिलचस्पी नहीं है। नेक्स्ट सेट हमारे पास है डिसइंटरेस्टेड। इसका अर्थ होता है अनबायस्ड या इम्पार्शियल। अगर कोई व्यक्ति अनबायस्ड है या इम्पार्शियल है या डिसइंटरेस्टेड है, मतलब वो पक्षपात रहित है, वो निष्पक्ष है, वो किसी एक के पक्ष में नहीं है, वो
ए के लिए भी सेम है, बी के लिए भी सेम है, सी के लिए भी सेम है। किसी एक व्यक्ति या पार्टी की तरफ उसका रुझान या झुकाव नहीं है, सभी की तरफ वो समान भाव रखता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या वर्ड लेंगे? डिसइंटरेस्टेड, निष्पक्ष। जैसे जजों का जो ये पैनल है ये डिसइंटरेस्टेड है, ना कि अनइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड जजेस का मतलब वैसे जज जिनका किसी केस में किसी भी पार्टी की तरफ, ना आरोप लगाने वाले की तरफ, ना प्रोसिक्यूशन की तरफ, ना बचाव पक्ष की तरफ किसी से कोई लेना देना नहीं है, जो निष्पक्ष भाव के हो, दैट इज डिसइंटरेस्टेड। वेयर एज द वर्ड अनइंटरेस्टेड मीन्स नॉट इंटरेस्टेड, जिसका किसी चीज़ में रुचि ना हो, दैट इज अनइंटरेस्टेड। नाउ सेट नंबर 25 इज कैपिटल, CAPITAL एंड CAPITOL। देयर आर टू नाउन्स। कैपिटल का मतलब होता है राजधानी, जैसे दिल्ली हमारे देश की कैपिटल है। दिस वन कैपिटल विथ O, CAPITOL, इस कैपिटल का मतलब होता है कोई महत्वपूर्ण भवन, एन इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग। खास तौर पे जहाँ पर सीनेट की बैठक होती हो, जहाँ चुने हुए जनप्रतिनिधि बैठते हो, दैट इज कॉल्ड कैपिटल, बट नॉट नेसेसरली। मूलतः वैसे भवनों को बोलते हैं जहाँ हमारे नेतागण बैठक करते हैं या बैठते हैं या कानून बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल, स्पेशली इन अमेरिकन इंग्लिश। बट कोई भी ऐसा बिल्डिंग जो इम्पॉर्टेंट हो शहर में, जिसका कोई अपना एक वैल्यू हो, ऐसे किसी भी इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग को हम कैपिटल बोल सकते हैं। CAPITOL, सिटी कैपिटल अक्सर बोला जाता है। दोस्तों हमारे पास वर्ड्स का नया सेट है, एब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, शूट, शूट एंड काउंसिल, कॉन्सेप्ट। पहले एब्जेक्ट को देखते हैं। एब्जेक्ट एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है एक्सट्रीम, समथिंग ऑफ एक्सट्रीम डिग्री, समथिंग ऑफ वेरी हाई डिग्री, दैट इज कॉल्ड एब्जेक्ट। इसी से मिलते जुलते वर्ड है जैसे सीयर, SSEER, है ना, या डायर, है ना, सीरियस और एक्सट्रीम लेवल ऑफ समथिंग इज कॉल्ड सीयर और एब्जेक्ट। जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। एब्जेक्ट पॉवर्टी, कैसी गरीबी? जो भयावह हो, जो बहुत ही अति वाली स्थिति में हो, दैट इज कॉल्ड एब्जेक्ट पॉवर्टी। ये जो दुर्घटना घटी ये सीयर नेग्लिजेंस के कारण हुआ। नेग्लिजेंस मतलब लापरवाही। कैसी लापरवाही? बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की, दैट इज कॉल्ड सीयर। आई एम इन डायर नीड ऑफ मनी, कैसी ज़रूरत? ऑफ वेरी हाई डिग्री, सीरियस, है ना, आप मुझे तुरंत चाहिए, आई एम इन डायर नीड ऑफ मनी। डायर पॉवर्टी, बहुत ही गंभीर स्तर की गरीबी, दैट इज कॉल्ड डायर। So the word abject means seer of something very extreme degree. Next is object, OBJECT। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ पर आपत्ति करना, ये एक वर्ब है। जैसे ही ऑब्जेक्टेड टू माई प्रपोजल, आज मीटिंग में जब मैंने प्रस्ताव रखा, ही ऑब्जेक्टेड टू माई प्रपोजल, उसने मेरे प्रस्ताव का विरोध करा। इसी से हम लोग नाउन बनाते हैं ऑब्जेक्शन, जिसका अर्थ होता है आपत्ति। ऑब्जेक्ट एक वर्ब है, ये नाउन है। और इसी से हम एडजेक्टिव बनाते हैं ऑब्जेक्शनेबल, आपत्तिजनक, जिस पर आपत्ति किया जा सके। आपने जो बयान दिया है बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट है, मतलब इस पर मुझे आपत्ति है, मैं इस बयान को ऑब्जेक्ट करता हूँ, आपत्ति करता हूँ। नाउन के रूप में ऑब्जेक्ट का एक अर्थ होता है, ये तो वर्ब हो गया। नाउन के रूप में इसका अर्थ होता है वस्तु, वर्ब के रूप में आपत्ति करना। तो डोंट कंफ्यूज द वर्ड एब्जेक्ट विथ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इज शूड, SOOTHE, SOOT, SHOOT। नाउ वन बाय वन देखेंगे सभी को। द वर्ड शूड, SOOTHE, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को राहत देना, ठंडक देना, आराम देना। जैसे दिस पाउडर विल soothe योर स्किन, ये पाउडर आपके स्किन को राहत देगी, आराम देगी। इसी से हम एक विशेषण बनाते हैं सूदिंग, राहत देने वाला, आराम देने वाला। बहुत ही सूदिंग इफेक्ट है इस क्रीम का, मतलब जो आप इसे लगाओगे तो बहुत ही आरामदायक एहसास होगा, दैट इज सूदिंग। ये विशेषण कहाँ से आया? सूद से, जो कि एक वर्ब था। नेक्स्ट इज सूट, SOOT, ये एक नाउन है, इसका अर्थ होता है राख या कालिक। जब किसी चीज़ को आप जलाते हो और जो ब्लैक पाउडर आता है या ग्रे पाउडर आता है, दैट इज कॉल्ड सूट। इससे हम एक विशेषण बनाते हैं सूटी, है ना, गंदा, जिसमें कालिक लगा हुआ। सूटी हैंड्स, ऐसे हाथ जिसमें
का लिख लगाओ, दैट इज़ सूटी। ये कहाँ से आया? SOOT से, जबकि इसका अर्थ है राहत देना, आराम देना। तो मैंने अपने दोस्त को बोला भाई अपना सूटी हैंड्स मुझसे दूर रखो, मतलब अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो। इसी अर्थ में, सूटी वाले अर्थ में आप जैसे वर्ड देखते हो ग्राइमी, है ना, फिल्दी, डर्टी, स्क्रंजी, ये सभी वर्ड्स का अर्थ होता है गंदा। और भी वर्ड्स हैं, जैसे एक हमारे पास एक वर्ड है गंजी, ग्रंजी। ये जितने वर्ड आप देख रहे हो, गंजी, ग्रंजी, फिल्दी, स्क्रंजी, सूटी, डर्टी, ग्राइमी, सब के सब का अर्थ होता है गंदा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड, वी हैव द वर्ड SSOOT। इस वर्ड के कई सारे अर्थ हैं। नाउन के रूप में इसका अर्थ होता है पेड़ का ऊपर का भाग, पेड़ का ऊपर का हिस्सा। रूट का जो उल्टा है दैट इज शूट। रूट जो है वो जमीन के नीचे है, जमीन के ऊपर के हिस्से को हम क्या बोलते हैं? शूट। वर्ब के रूप में शूट का अर्थ होता है किसी चीज़ को फिल्माना। जैसे अभी हमारे कैमरामैन जो हैं इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, इसको फिल्मा रहे हैं, फिल्म की शूटिंग की जाती है, SSOOT, फिल्माना। और इसका तीसरा अर्थ होता है किसी चीज़ पर फायर करना, या आम भाषा में बोले तो गोली चलाना। जैसे ही शॉट एट द क्राउड, उसने भीड़ पर गोली चला दी। ऑन भी यूज़ करते हैं कई जगहों पर शॉट के साथ। ये जो शॉट आप देख रहे हो ये V2 फॉर्म है, इसी शूट से बना है शॉट। वीडियो शूट किया जा रहा है, और पेड़ के ऊपर हिस्सा जो रूट का उल्टा है उसको भी हम शूट बोलते हैं। नेक्स्ट इज SUIT। ये जो वर्ड है SUIT, ये एक वर्ब है। वर्ब के रूप में अर्थ होता है किसी चीज़ का फिट होना। जैसे सुटेबल होना, दिस कलर सूट्स यू, ये कलर आपको सूट करता है, आप पर फिट बैठता है। और नाउन के रूप में जो आप हम लोग आम भाषा में समझते हैं कोट पैंट, है ना, समथिंग लाइक दैट इज कॉल्ड सूट। आपने जो सूट पहना है बहुत ही खूबसूरत सूट है, ब्लैक कलर सूट है, वाइट सूट है, ब्लैकबेरी का सूट है। नेक्स्ट इज स्वीट। दिस इज नॉट सूट, इसे सूट नहीं पढ़ते, इसे स्वीट पढ़ते हैं। ये एक नाउन है। SUIT, स्पेलिंग में बदलाव देखेंगे, SUIT एंड SUITE। ये जो सूट है इसका अर्थ होता है होटल का एक लग्जरियस कमरा, जिसमें केवल एक कमरा नहीं हो बल्कि और भी रूम्स उसके साथ अटैच्ड हो। ऑब्वियस सी बात है, ऐसे जो कमरे होते हैं महंगे होते हैं और बड़े लोग उनमें ठहरते हैं, रुकते हैं। उसमें डाइनिंग रूम अलग से होता है, गेस्ट रूम अलग से होता है, समथिंग लाइक अ फ्लैट ऑफ एन अपार्टमेंट। दैट इज़ ऐसा होटल कमरा जो एक रूम का नहीं हो बल्कि जिसमें कई सारे रूम्स अटैच्ड हो आपस में, दैट इज़ कॉल्ड सूट। नेक्स्ट इज काउंसिल एंड काउंसिल। ये जो वर्ड आप देख रहे हो COUNCIL, इसका अर्थ होता है समिति। जैसे अ काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स, सलाहकारों की समिति। काउंसिल ने BCCI की जो वर्किंग काउंसिल है उसने ये कर दिया, दैट इज काउंसिल, समिति। दिस वर्ड काउंसिल, COUNSEL, इट्स अ वर्ब, COUNSEL। इसका अर्थ होता है सलाह देना, एडवाइज करना, जबकि ये एक नाउन था जिसका अर्थ था समिति। इसी से वर्ड बनाते हैं हम लोग काउंसलर, सलाहकार, सलाह देने वाला। और सलाह को बोलते हैं काउंसलिंग। आप कैरियर को लेकर कंफ्यूज्ड हैं तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? काउंसलिंग की ज़रूरत है। आपको काउंसलर से मिलना चाहिए, वो आपको क्या करेगा? काउंसिल करेगा? नहीं, वो आपको काउंसिल करेगा। दोस्तों हमारे पास वर्ड्स का नया सेट है, नंबर 29 से नंबर 33 तक आप देख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत और प्यारे शब्द हैं। आज बहुत गर्मी है और मैं बिल्कुल पसीने से भीगा हुआ हूँ, बट फिर भी आपके पास इस वीडियो को प्रस्तुत कर रहा हूँ। दरअसल हमारा ट्रांसफार्मर जो है बगल का वो चला गया है, जिसके कारण कमरे में बहुत ज़्यादा गर्मी है। खैर, देयर आर टू वर्ड्स, कार्टन एंड कार्टून। कार्टन बोलते हैं बॉक्स मेड ऑफ प्लास्टिक और कार्डबोर्ड। कार्टन जैसे जो आप डब्बे में, जिस डब्बे में टीवी आता है या अन्य वस्तुएं पैक होकर आती हैं, दैट इज़ नॉट कार्टून। हम लोग आमतौर पे बिहार में लोग उसको कार्टून बोल देते हैं। दैट इज़ नॉट कार्टून, दैट इज़ कार्टन, CARTON। जैसे कार्टन ऑफ ऑरेंजेस है ना,
कार्टन ऑफ ग्रेप्स, एक ऐसा बॉक्स दैट इज मेड ऑफ कार्डबोर्ड और प्लास्टिक और समथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट इज कार्टून, एक एनिमेटेड कैरेक्टर है ना, चाहे वो वीडियो के फॉर्म में हो चाहे वो प्रिंटेड फॉर्म में हो, जो फनी हो, ह्यूमरस हो और किसी चीज़ को बड़े ही मज़ेदार तरीके से प्रस्तुत किया जाता हो, दैट इज़ कॉल्ड कार्टून। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है। जैसे छोटा भीम वो एक कार्टून है, या हम अखबारों में देखते हैं रोज़ कार्टून छपते हैं, दैट इज़ कार्टून विथ डबल ओ। नेक्स्ट इज मेंटल एंड मेंटल, ये एक एडजेक्टिव है। मेंटल का अर्थ होता है मानसिक, जैसे उसकी मेंटल एबिलिटीज़ पर आपको शक नहीं होनी चाहिए, मानसिक क्षमता, मानसिक योग्यता है ना। आप बहुत ही मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, मानसिक समस्या से गुजर रहे हैं, दिस इज मेंटल, MENTL है ना, रिलेटेड टू माइंड। दिस इज मेंटल, MANTLE, दैट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। मेंटल का अर्थ होता है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। या मेंटल का नाउन के रूप में एक दूसरा अर्थ होता है कि जो गैस से जलने वाली बत्तियां होती हैं, जिसको शायद पेट्रोमैक्स बोला जाता है, उसमें एक फिलामेंट लगा होता है। वो फिलामेंट किसी कपड़े का बना होता है और जब आप गैस ऑन करके उसको जलाते हो तो वो जलता है। जलने के बाद वो बड़ा नाजुक हो जाता है, अगर आप उसको थोड़ा भी हिलाएंगे तो वो मेंटल जो है वो टूट जाता है। और मेंटल का एक और अर्थ होता है लबादा, क्लॉक, एक ऐसा कपड़ा जिसके साइड्स खुले हुए हो, जैसे पुराने जो योद्धा होते थे वो पहनते थे, समथिंग लाइक सुपरमैन जैसा कुछ, जिसके साइड्स बहुत ही ढीले हो, लूज हो, ऐसे किसी कपड़े को हम क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। इन तीनों अर्थों में तीनों ही अर्थ बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बट सबसे महत्वपूर्ण अर्थ है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। दूसरा अर्थ जैसा हमने बोला वो पेट्रोमैक्स या गैस से जलने वाली जो बत्ती होती है, जिसमें आप एक कपड़े का बना एक वस्तु होता है जिसको आप जलाते हो। जैसे इट इज़ टाइम फॉर यू, इट इज़ टाइम फॉर यू टू टेक ऑन द मेंटल, टू टेक ऑन द मेंटल। आप क्या ये आपके लिए समय है कि आप क्या करें, जिम्मेदारी उठाएं। टेक ऑन द मेंटल इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज, मीनिंग जिम्मेवारी लेना। जिम्मेवारी के अर्थ में हमारे पास एक और वर्ड आता है ओनस, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ओनस मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो दिस ट्रू मेंटल। नेक्स्ट इज मेटल एंड मेटल। इस मेटल का अर्थ होता है धातु, जैसे आयरन एक मेटल है, और इस मेटल का अर्थ होता है योग्यता। मेटल का मतलब था जिम्मेदारी और मेटल का अर्थ होता है योग्यता। जैसे 2019 का चुनाव मोदी जी और अमित शाह का, उनके मेटल का टेस्ट होगा, उनकी योग्यता की परीक्षा होगी कि उनके अंदर कितना टैलेंट है। दैट इज मेटल, योग्यता। टेस्ट ऑफ मेटल मतलब योग्यता की परीक्षा। नेक्स्ट इज ओर। ओर का अर्थ होता है अयस्क, आयरन ओर। जब आप आयरन को धरती से निकालते हैं तो वो ओर के फॉर्म में होता है, उसमें और भी चीज़ें मिली होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड ओर, अयस्क। फिर आप उसे फिल्टर करते हो, रिफाइन करते हो और आपको मेटल प्राप्त होता है। OAR, इसका अर्थ होता है चप्पू। चप्पू जो है वो बोलते हैं, नॉट पप्पू, दिस इज चप्पू, अ पीस ऑफ स्टिक या स्टिक जिसका जो कॉर्नर है, एज जो है वो फ्लैट होता है, जिसकी मदद से आप पानी को काटते हो नाव को खेने के लिए, नाव को रो करने के लिए, दैट इज कॉल्ड ओर, OAR, चप्पू। नाउ वी हैव टू वर्ड, सेप्टिक एंड सेप्टिक। दिस सेप्टिक SCE with SC and here is SE, the difference। सेप्टिक का अर्थ होता है संदेह करने वाला, संदेही। इसी से वर्ड हम लोग बनाते हैं सेप्टिसिज्म। सेप्टिसिज्म किसी चीज़ की सत्यता पर, किसी चीज़ के वेरासिटी पर संदेह करना या संदेह करने का जो कार्य है, दैट इज सेप्टिसिज्म। SCEPTICISM। जैसे पत्रकारों के अंदर थोड़ा सा, देयर शुड बी अ बिट ऑफ अ हिंट ऑफ सेप्टिसिज्म, उनके अंदर थोड़ा संदेह करने की आदत होनी चाहिए। एक पत्रकार को सेप्टिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नेताजी ने जो बोला उस पर वो आंख बंद के यकीन कर ले, नेताजी का ढफली बजाए, ऐसा नहीं। उसे थोड़ा
सेप्टिक होना चाहिए, उसे चीज़ों को जांचना चाहिए, परखना चाहिए। ये जो वर्ड है सेप्टिक, SEPTIC, ये वर्ड सेप्टिक आता है अंग्रेजी के वर्ड सेप्सिस से। सेप्सिस एक नाउन है जिसका अर्थ होता है संक्रमण, इन्फेक्शन, और इसी से हमने ये विशेषण बनाया सेप्टिक, संक्रमित, इन्फेक्टेड। ये जो है सेप्टिक फिंगर्स, वैसे अंगुलियां जिसमें इन्फेक्शन हो गया हो, जो संक्रमित हो चुकी हो, दैट इज सेप्टिक फिंगर्स। आपने एक वर्ड सुना होगा एंटीसेप्टिक, है ना, जैसे बोरोप्लस एंटीसेप्टिक क्रीम। दरअसल एंटीसेप्टिक ऐसी चीज़ों को बोलते हैं जो संक्रमण को रोकती हैं। अगर कोई चीज़ एंटीसेप्टिक है मतलब वो संक्रमण को रोकने वाली चीज़ें हैं। तो दिस टू वर्ड्स सेप्टिक एंड सेप्टिक आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो सेप्टिक है ये एक एडजेक्टिव है बेसिकली, और ये सेप्टिक एक नाउन है। दोस्तों हमारे पास नए वर्ड्स हैं नंबर 34 से 38 तक। हर सेट में 2 वर्ड्स आप देख रहे हो। दिस कैनन, CANON, इसका मतलब होता है प्रिस्ट, है ना, क्रिश्चियन प्रिस्ट। क्रिश्चियन समाज, ईसाई समाज में जो पुजारी होता है दैट इज कॉल्ड कैनन, एंड दिस विथ डबल N, CANNON, वेयर एज इट वॉज CANON। जो डबल N वाला वर्ड है इसका अर्थ होता है तोप, है ना, एक टाइप का हथियार जिससे आप गोले को दागते हो, दैट इज कॉल्ड कैनन। जिन गोलों को दागते हैं दैट इज कॉल्ड कैनन बॉल्स। नेक्स्ट इज ब्रीच, BREACH। दिस इज अ वेरी 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 फेमस एडजेक्टिव, खासतौर पर मेडिकल टर्म में। कैसे यूज होता है, जैसे ये बेसिकली गर्भवती माओं के लिए या बच्चे से जुड़े हुआ शब्द है। अगर बच्चा ब्रीच पोजीशन में है, या यदि बच्चे की जो पैदाइश है, जो डिलीवरी है, वो ब्रीच डिलीवरी है, ये नाउन हो गया। तो इसका मतलब ये होता है कि आमतौर पर बच्चे की पैदाइश कैसे होती है, वो पहले उसका सर बाहर आता है, फिर उसका बाकी का धड़ जो है शरीर से, माँ के शरीर से बाहर आता है। लेकिन यदि बच्चा ब्रीच पोजीशन में है मतलब वो उल्टा पोजीशन में है, अर्थात उसका पैर पहले बाहर आएगा और सर बाद में, जो कि बहुत ही डेंजरस एक सिचुएशन है माँ के लिए और बच्चे के लिए, दोनों के लिए। बच्चे की इसमें मौत हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। तो अगर कोई ब्रीच डिलीवरी हो रहा है किसी बच्चे का, या बच्चा का पेट में जो पोजीशन है माँ के पेट में वो ब्रीच पोजीशन है, मतलब वो उल्टे पोजीशन में है, उसका सर पहले बाहर नहीं आकर उसका पैर बाहर आएगा। दैट इज अगेन वेरी डेंजरस सिचुएशन। नेक्स्ट इज द वर्ड ब्रीच, BREACH। ये वर्ड एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है। ब्रीच का अर्थ होता है तोड़ना या उल्लंघन करना या सेंधमारी करना, किसी तरह से किसी चीज़ में दखल देना, दैट इज कॉल्ड ब्रीच। जैसे अंग्रेजी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट फ्रेज है ब्रिज ऑफ सिक्योरिटी, है ना, सुरक्षा में सेंध। आज एक बच्चा भीड़ में से दौड़ता हुआ प्रधानमंत्री के निकट पहुंच गया ऑटोग्राफ लेने के लिए। ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा में क्या है, सेंध है, ब्रीच हुई है। अगर शांति ब्रीच की गई है मतलब शांति को भंग की गई है, शांति को तोड़ा गया है ना। इफ समबडी हैज ब्रीच्ड पीस, उसने शांति को भंग किया है। दिस इज BREACH एंड दिस इज BREACH उल्टा। नेक्स्ट इज ब्रंट एंड बर्न्ड। दिस वर्ड ब्रंट, BRUNT, इज अ नाउन। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का नकारात्मक प्रभाव या कहर। सपोज कोई गलत एक्टिविटी हुआ और अगर वो सारा उसका नकारात्मक असर आप पर पड़ रहा है तो आप उसके ब्रंट को क्या कर रहे हो, झेल रहे हो। जैसे सारा गलती मेरे दोस्त का था बट आई हैड टू फेस द ब्रंट, आई हैड टू फेस द ब्रंट ऑफ इट। मतलब मेरे दोस्त ने गलती करा और उसका सारा जो आलोचना या पनिशमेंट और जो भी दंड मिला, जितना भी नेगेटिव रिजल्ट आया, वो सब मुझे झेलना पड़ा। तो किसी चीज़ का कहर या बुरा प्रभाव या नकारात्मक प्रभाव को हम क्या बोलते हैं, ब्रंट कहते हैं। फेस ब्रंट का मतलब होता है किसी चीज़ के नकारात्मक असर को झेलना। द वर्ड दिस बर्न्ट, BURNT, ये आया है वर्ब बर्न से। बर्न का मतलब होता है जलना, ये V1 है, और इसी का V3 फॉर्म है बर्न्ट, है ना। जैसे द डेड बॉडी वॉज बर्न्ट, उसे जलाया गया, क्रीमेट किया गया। तो स्पेलिंग का ध्यान रखें, हियर इज BRUNT एंड हियर इज BURNT। नेक्स्ट वन इज अफ्लुएंट एंड इफ्लुएंट।
द वर्ड अफ्लुएंट एक विशेषण है जिसका अर्थ होता है बहुत अमीर, ऑपुलेंट या रिच। इसका नाउन बनाते हैं अफ्लुएंस। टी को हटाकर जब आप सी ई जोड़ दोगे इसमें तो ये एक नाउन बन जाएगा। जैसे अफ्लुएंट बिजनेसमैन, अफ्लुएंट लैंड ऑनर्स, कैसे ज़मींदार, कैसे ज़मीन मालिक जो बहुत धनी हो, दैट इज़ कॉल्ड अफ्लुएंट। एंड द वर्ड इफ्लुएंट इज अ नाउन, इसका अर्थ होता है तरल कचरा। किसी फैक्ट्री आदि से जो लिक्विड वेस्ट जो बाहर निकलता है दैट इज़ कॉल्ड इफ्लुएंट, ई डबल एफ। तो जो फ़र्क है वो यहाँ पर है। एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है ये वर्ड और बच्चे इसको अक्सर कंफ्यूज भी कर जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज क्वेक, क्यू यू ए के। ये वर्ड बुनियादी तौर पर एक वर्ब है, ज़्यादा करके ये इस्तेमाल जो है वर्ब के रूप में होता है। इस क्वेक का मतलब होता है कांपना, हल्का हल्का कांपना। जैसे शी वॉज क्वेकिंग विथ फियर, वो डर से कांप रही थी, क्यू यू ए के ई। द फेस ऑफ द बेबी क्वेक्ड, बच्चे का चेहरा कांपा। द फेस ऑफ द बेबी क्वेक्ड, हिज लिप्स क्वेक्ड बिफोर इट स्टार्टेड क्राइंग। रोने, जब उसने रोना शुरू किया उसके पहले उसके होठ में कंपन हुई। बिफोर इट स्टार्टेड क्राइंग हिज लिप्स क्वेक्ड, दैट इज क्वेक। इसी क्वेक से हम बनाते हैं अर्थ क्वेक, अर्थ क्वेक, धरती का कांपना, दैट इज कॉल्ड भूकंप। तो ये जो क्वेक आप देख रहे हो ये यही वाला क्वेक है। नेक्स्ट इज क्वैक, ये एक नाउन है, दो अर्थ होते हैं इसके। एक अर्थ होता है क्वैक का बत्तख की आवाज़, जो बत्तख जो आवाज़ करता है दैट इज कॉल्ड क्वैक, क्यू यू ए सी के। और इसका दूसरा अर्थ होता है क्वैक का झोला छाप डॉक्टर। झोला छाप डॉक्टर उनको बोलते हैं जिनके पास मेडिकल की एमबीबीएस की ऑथेंटिक डिग्री नहीं होती, फिर भी वो गांव देहात या रूरल एरियाज़ में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और ऑब्वियस सी बात है उनके वजह से रोगियों की जान खतरे में होती है, कई बार वो गलत दवाएं दे देते हैं। वैसे डॉक्टर्स को क्या बोला जाता है? क्वैक या बत्तख की आवाज़ रोकना। दोस्तों हमारे पास वर्ड्स के नए सेट हैं 39 to 42। ये जो वर्ड है प्लेट, इसका अर्थ होता है चून, है ना। आम भाषा में हम लोग इसे चून बोलते हैं। चून क्या होता है? जो परमानेंट फोल्ड होता है किसी कपड़े में। आप किसी कपड़े को टॉप पर सिल देते हो तो उसमें एक परमानेंट फोल्ड नज़र आता है। जैसे आप किसी पर्दे में देखते हैं, या पुराने वाले जो पैंट होते थे उसमें सामने में एक या दो प्लेट्स होते थे, या स्कर्ट पर जो आप देखते हो बच्चियों के जो स्कर्ट पर वो परमानेंट फोल्ड्स बने होते हैं, वो दैट फोल्ड इज कॉल्ड प्लेट, PLEAT। इसका अर्थ होता है चून या चूनट, समथिंग लाइक दैट, हिंदी में हम लोग उसे बोलते हैं। दिस प्लेट PLATE इज थाली, जिसमें आप खाना खाते हो, भोजन करते हो, दैट इज प्लेट या थाल या थाली। एंड दिस इज PLAIT, ये जो प्लेट है ये बोलते हैं। आपने देखा होगा महिलाएं जो हैं बालों के 3 स्ट्रैंड्स को लेती हैं, 3 सिरों को, और उनको आपस में गूंथ देती हैं। अगर बालों को उस प्रकार से गूंथा गया हो, 3 छोर को लेकर, 3 सिरों को लेकर आपस में उनको इंटरवीव या इंटरलॉक किया गया हो, दैट इज कॉल्ड प्लेट। चोटी, कैसा चोटी? जो 3 स्ट्रैंड से बना हो। तो ये अलग अलग 3 वर्ड्स हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको। सी वोर, ये दरअसल वियर का V2 है, वियर से हमने बनाया वोर, V2। शी वोर हर हेयर इन प्लेट्स, मतलब उसने अपने बालों को जूड़े का जूड़ा बनाया और उसे गूथा। नाउ नेक्स्ट इज बीकन एंड बेकन। दिस बीकन इज अ नाउन, गाइडिंग लाइट। जब आप समुद्र में जा रहे होते हैं तो आपको कहाँ पहुँचना है, एक गाइडिंग लाइट होती है, या कहाँ नहीं जाना है, कौन सा डेंजरस पार्ट है, उसके लिए भी लाइट्स लगे होते हैं। दैट इज कॉल्ड बीकन, BEACON, समथिंग दैट गाइड्स यू। कोई ऐसी चीज़ जो आपको रास्ता दिखा रही हो, सही रास्ता बता रही हो, दैट इज कॉल्ड बीकन। ज़रूरी नहीं कि ये केवल लाइट्स को बोला जाए, आम जिंदगी में भी हम इसका प्रयोग करते हैं फिगरेटिवली। जैसे विवेकानंद बीकन ऑफ होप है ना, यो युवाओं के लिए एक बीकन है, वो रास्ता दिखाते हैं। विवेकानंद एक आदर्श हैं, एक प्रकाश स्तंभ हैं, जिनको देखकर हमें जीवन में आगे बढ़ना है, उनका अनुसरण करना है। उनको अगर हम ध्यान में रखें तो हम रास्ते से भटकेंगे नहीं। तो दैट इज़ कॉल्ड बीकन। अगर एक आम शब्द में बोले तो आप उसको बोल सकते हो प्रकाश स्तंभ या गाइडिंग लाइट। नेक्स्ट इज बेकन। बेकन क्या होता है? हाथ के इशारे से किसी को बुलाना। जैसे मैं अभी अपने कैमरामैन को बेकन कर रहा हूँ, है ना, मैंने उनको आने का इशारा किया,
हालांकि उन्हें आना नहीं है, फिर भी मैं उनको बेकन कर रहा हूँ। जैसे आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हो और आप वेटर को क्या करते हो, बेकन करते हो। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे, ही बेकन्ड द वेटर, उसने वेटर को अपनी तरफ इशारा करके बुलाया, दैट इज कॉल्ड बेकन, BECKON। नाउ तो ये 2 वर्ड्स थे हमारे पास। नेक्स्ट सेट नंबर 41 में आप 5 अलग अलग वर्ड्स देख रहे हैं, यू, ईव एंड ईव्स एंड ऑ एंड ओ। नाउ दिस EWE, ये भेड़, मादा भेड़ को बोलते हैं भेड़ी, फीमेल शिप, मादा भेड़ को बोलते हैं ईव। दिस इज ईव, ये एक नाउन है, 2 अलग अलग अर्थ होते हैं इस वर्ड के, EVE के। नाउन के रूप में पहला अर्थ जो होता है वो होता है पूर्व संध्या, किसी महत्वपूर्ण कार्य के जो पहले वाली शाम होती है, दैट इज कॉल्ड ईव, EVE। जैसे मैं आपको क्रिसमस ईव पर मिलूंगा, क्रिसमस ईव कहने का मतलब हो गया कि अगर 25 दिसंबर को क्रिसमस है तो मैं आपको 24 को शाम को मिलूंगा, दैट इज कॉल्ड क्रिसमस ईव। किसी महत्वपूर्ण दिन के ठीक एक दिन पहले वाली शाम, दैट इज ईव। ईव का दूसरा अर्थ होता है, बाइबल के हिसाब से जो फर्स्ट लेडी थी एडम के साथ, उसका नाम ईव था। तो द फर्स्ट लेडी है ना, जो धरती पर जो पहली महिला थी, आपने सुना होगा वो एक गार्डन और सेव वाली कहानी। तो जो फर्स्ट महिला थी उसको भी क्या बोलते हैं, ईव बोलते हैं, EV नॉट EWE, दैट वाज अ फीमेल शिप। नेक्स्ट ईव्स, ईव्स बोलते हैं छत का वो हिस्सा जो दीवार से बाहर की ओर निकला हुआ, दैट स्टिक्स आउट ऑफ द वॉल। जैसे सपोज इट इज अ रूफ, ये एक वॉल है, तो ये जो हिस्सा दैट स्टिक्स आउट, जो दीवार से बाहर निकला हुआ है, दैट इज कॉल्ड ईव्स, EAVs। जैसे बर्ड्स आर नेस्टिंग इन द ईव्स, चिड़ियाँ जो है ईव्स में घोंसला बना रहे हैं। नेक्स्ट AWE, इसका अर्थ होता है, ये बहुत ही मशहूर नाउन है, ऑ का मतलब होता है फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट मिक्स्ड विथ फियर। अगर आपके मन में डर और सम्मान दोनों का भाव एक साथ है तो उस फीलिंग को, उस भाव को हम AWE ऑ बोलते हैं। जैसे जब आप कोई विशाल प्राकृतिक झरना देखते हो, वाटरफॉल देखते हो, तो आपके मन में एक डर पैदा होता है, साथ ही साथ प्रकृति के लिए एक रिस्पेक्ट का भाव भी साथ में आता है, दैट इज ऑ। आप हिमालय को देखते हो तो उसकी भव्यता और ग्रैंडियोर को देखकर, उसकी जो फैलाव है उसको देखकर आपके मन में एक भय का भाव आता है और साथ ही साथ उसके प्रति एक सम्मान का भाव भी आता है। ऐसे फीलिंग को क्या बोलते हैं, ऑ बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल से समझेंगे, द ग्रैंडियोर, ग्रैंडियोर इसका अर्थ होता है भव्यता, ऑफ द हिमालयाज फिल्ड मी विथ ऑ, उसने मेरे अंदर जो है ऑ भर दिया। ऑ भर दिया मतलब उस सम्मान और डर का मिश्रित भाव। नेक्स्ट वर्ड इज, कम टू द नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट इज OWE, ये एक वर्ब है, इसका अर्थ होता है बकाया होना, बकाया होना। इफ़ यू ओ समबडी समथिंग, अगर आप किसी को कोई चीज़ ओ करते हैं, यू हैव टू गिव इट टू हिम, आपको देना है उसे। इफ़ यू ओ समबडी समथिंग, इफ़ समबडी ओज यू समथिंग, कोई आदमी आपको ओ करता है कुछ तो उससे देना होगा। जैसे अगर मैं बोलूँ, भाई आपने मेरी इतनी मदद की है, आई ओ यू अ ड्रिंक, इसका मतलब होगा कि मेरे तरफ से आपको एक ड्रिंक तो बनता है। मैंने आपकी बहुत मदद की, यू ओ मी अ ड्रिंक, मतलब आपको तरफ से मेरे लिए एक ड्रिंक बनता है, मतलब यू हैव टू गिव इट टू मी। यू ओ मी 5000 रुपीज़, इट विल मीन कि आपको मुझे, मेरे को 5000 रुपये देने हैं। यू विल गिव मी 5000 रुपीज़। इफ़ यू ओ समबडी समथिंग, यू हैव टू गिव इट टू यू, गिव इट टू हिम। नेक्स्ट is raise and raise, raise and raise, RAZD. These two are again very important word. This raise, RAG, is a noun meaning anger, गुस्सा। पब्लिक में रेज है, फ्यूरी है ना, आयर है, रैथ है, ये जितनी वर्ड अभी आप देख रहे हो, वेदर आयर, रैथ, फ्यूरी, एंगर, रेज, सबका अर्थ होता है गुस्सा, एंगर। ये जो रेज है RAZD, इसका अर्थ होता है किसी चीज़ को पूरी तरह तबाह या बर्बाद कर देना। अगर अब मैं एक वर्ड बोलूँ इसके लिए तो द वर्ड इज डिस्ट्रक्ट।
या एक बहुत मशहूर वर्ड आता है आर में ही, रैवेज। किसी चीज़ को नेस्ता नाबूद कर देना, पूरी तरह बर्बाद कर देना। एक एग्जांपल देखेंगे हम लोग रैवेज के लिए। जैसे सीरिया हैज़ बीन रेज्ड, सीरिया जो है वो पूरी तरह बर्बाद हो गया है। सीरिया हैज़ बीन रेज्ड बाय द सिविल वॉर, गृह युद्ध ने सीरिया को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। दैट इज़ द वर्ड रेज। दोस्तों हमारे पास नए सेट्स हैं नंबर 43 to 46। ये जो वर्ड है, दीज आर वेरी कॉमन वर्ड्स। डिजर्ट, DESERT, ये एक नाउन हो सकता है या एक वर्ब हो सकता है। नाउन के रूप में इसका अर्थ होता है रेगिस्तान, मरुस्थल, है ना, जैसे थार डेजर्ट, टकलामाकन, समथिंग लाइक दैट। और वर्ब के रूप में इसका अर्थ होता है त्यागना। जब इसे आप नाउन के रूप में पढ़ते हैं तो इसको पढ़ते हैं डिजर्ट, D, and when you use the word DESERT as verb, it is called desert, day. So that's a slight difference in pronunciation. The word desert means त्यागना। जैसे he deserted his family, his duty, उसने अपना दायित्व जो है त्याग दिया। This is called desert. तो the word desert as noun has the same pronunciation as the verb desert. इसका अर्थ होता है स्वीट्स, मिठाइयाँ, कोई भी ऐसा मीठा चीज़ जो आप खाते हैं भोजन के बाद फॉर द पर्पस ऑफ बेटर डाइजेशन। जैसे हमारे यहाँ लोग सेवई खाते हैं या खीर खाते हैं, चूँकि ऐसी मान्यता है कि भोजन के बाद मीठा खाने से डाइजेशन अच्छा होता है, पाचन जो है अच्छा होता है, जैसे चॉकलेट और आइसक्रीम और एनी सच स्वीट प्रोडक्ट जो आप खाते हो आफ्टर योर मील, दैट इज कॉल्ड डेजर्ट। नेक्स्ट, BER, अ टाइप ऑफ अल्कोहल जो पीते हैं, दैट इज कॉल्ड बियर। दिस इज BEAR, ये एक नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, कई सारे डिफरेंट मीनिंग्स हैं। मैं फिलहाल आपको दो अर्थ बता रहा हूँ। इस बियर का अर्थ हो गया अ टाइप ऑफ अल्कोहलिक प्रोडक्ट जो आप पीते हो, वाइन और बियर। दिस बियर एज नाउन मीन्स भालू एंड एज वर्ब मीन्स बर्दाश्त करना। जैसे आई कांट बियर दिस पेन, आई कांट बियर दिस पेन, मैं इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं सह सकता। दिस इज वर्ब। नाउ दिस 6 वर्ड्स हियर सभी 4 अक्षरों के बने हुए हैं। हियर जो स्टैंडर्ड इंग्लिश है उसमें एच को साइलेंट करते हैं यहाँ पर, और इसके साथ अगर आपको आर्टिकल लगाना हो तो आप ए का नहीं बल्कि एन का प्रयोग करते हैं, चूँकि ये वॉवेल से उच्चारित होता है, स्वर ध्वनि से उच्चारित होता है। खैर वो एक अलग विषय है। वर्ड लर्निंग में हम लोग प्रोनाउंसिएशन पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, चूँकि जब जो कॉम्पिटिटिव क्षेत्र के विद्यार्थी हैं उनके लिए उसका कोई मायने मतलब रह नहीं जाता है। हालांकि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बेहतर उच्चारण करें, बट बड़े बड़े जो लेखक हैं अंग्रेजी के, माइकल स्वान और तमाम मार्टिनेट साहब, वो सब लोग कहते हैं कि जो नॉन नेटिव यूजर्स हैं उनको प्रोनाउंसिएशन को लेकर बहुत ज़्यादा वरीड होने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा अपना एक लहजा, अपना एक टोन होता है बोलने का, और वो हमेशा होना चाहिए। एशियंस जो हैं, जो अंग्रेजी बोलते हैं, उनका एक अलग लहजा है जो कभी भी पूरी तरह नहीं मैच कर पाता ब्रिटिश और अमेरिकन लहजे से। वेल, एक अलग विषय है वो। हियर का अर्थ होता है सुनना, इसका अर्थ होता है उत्तराधिकारी, है ना, वो जो आपके बाद आपके बिजनेस को, आपके पार्टी को लीड करेगा, दैट इज कॉल्ड उत्तराधिकारी। बाल, जंगली खरगोश, हमारे यहाँ आम भाषा में इसे खरहा भी बोलते हैं लोग, जंगली खरगोश। ये एक एडवर्ब है। यहाँ कम हियर, HERE। हायर एक वर्ब है, किसी को किराए पे रख लेना या किसी को नियुक्त करना। जैसे आई हायर्ड 2 बॉडीगार्ड्स, मैंने 2 पर्सनल बॉडीगार्ड्स हायर किए हैं। मैंने एक टैक्सी हायर किया, एक गाड़ी हायर की, किराए पे लेना, भाड़े पे लेना, दैट इज़ कॉल्ड हायर करना। तो ऑल दिस वर्ड्स सब 4 अक्षरों के हैं और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कन्फ्यूज़न होता है। हियर सुनना, उत्तराधिकारी, बाल, जंगली खरगोश या खरहा जो थोड़ा उस पर फर कम होते हैं और थोड़ा लंबा होता है वो, हियर यहाँ, और हायर भाड़े पर रखना। नाउ नंबर 46 इज़ 3 वर्ड्स, नंबर क्वाइट एंड क्वाइट और often very similar in nature. So let's have a look. This word
क्वाइट, QUIET, इसका अर्थ होता है मौन, शांत, चुप, है ना, QUIET। ये एक एडजेक्टिव है। ये जो आप देख रहे हो QUITE, ये बेसिकली एक एडवर्ब है। QUIT इसका अर्थ होता है बिल्कुल, जैसे क्वाइट इंटेलिजेंट, क्वाइट डिफ़िकल्ट, बिल्कुल मुश्किल। ये जो वर्ड्स आप देख रहे हो क्वाइट ईजी है, बिल्कुल आसान है। तो ये आप एक एडवर्ब देख रहे हैं जो इस विशेषण को क्वालिफाई कर रहा है। नाउ द लास्ट वन इज क्विट, QUIT, दैट्स अ वर्ब। इसका मतलब होता है गिव अप करना, बंद करना या छोड़ना। जैसे आई क्विट स्मोकिंग, मैंने धूम्रपान छोड़ दिया। क्विट में खास बात यह है कि क्विट का V1, V2 एंड V3 तीनों फॉर्म सेम होता है, कभी आप क्विटेड शब्द का प्रयोग ना करें। सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट सेट। रोक दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में हम आ चुके हैं। मैं एक बार आपको बता दूं कि केवल इतने ही 50 सेट्स नहीं हैं कन्फ्यूजिंग वर्ड्स के, बहुत सारे डिफरेंट वर्ड्स हैं जो कन्फ्यूज करते हैं, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया। मैं आगे भी कोशिश करूंगा कि इस तरह के वीडियोज़ आपके सामने लाता रहूं। अगर आपका प्यार, आशीर्वाद और समर्थन मिलता रहे तो निश्चित तौर पर हम कई सारे वीडियोज़ आपके सामने पेश करेंगे। इस वीडियो में जितने आपने 50 सेट्स देखे, इनमें कुछ बेहद ही आसान स्तर के वर्ड्स थे, जैसे सेट वाले जो वर्ड्स थे SHIT एंड SIT एंड SSEET, कुछ अच्छे स्तर के वर्ड्स थे। बट जो फार मोर एडवांस्ड स्तर के जो वर्ड्स हैं वो अभी हमने डील नहीं किए, डिस्कस नहीं किए। आई होप नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने वो वर्ड्स लेकर आऊँगा जो और भी ज़्यादा एडवांस स्तर के हैं और कन्फ्यूजिंग हैं। समथिंग लाइक प्रिस्क्राइब एंड प्रोस्क्राइब और एक्सेसरबेट एंड एस्पिरेट, इस तरह के वर्ड्स को हम लोग डील करेंगे अगले वीडियो में ना। फिलहाल ये हमारे लास्ट सेट का वर्ड्स है जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं, एक एक करके देखते हैं। एक वर्ड है वेट, WET, इसका अर्थ होता है गीला, जैसे वेट क्लोथ्स, गीले कपड़े। वेट फ्लोर, गीला फर्श। नाउ नेक्स्ट इज WHIT, दैट्स अ नाउन। इसका अर्थ होता है अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, a very small amount of something, किसी चीज़ का बेहद कम मात्रा। दिस इज wheat, WHEAT, इसका अर्थ होता है गेहूँ, जो कि एक फसल है, हम सब जानते हैं इसको। और दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेट, दैट्स अ वर्ब। इसका अर्थ होता है टू इंक्रीज समथिंग, किसी चीज़ को बढ़ाना। आपने शुरू में एक वर्ड देखा था ABAT, जिसका अर्थ था घटाना, जैसे हमें प्रदूषण को कम करना होगा, वी शुड अबेट पॉल्यूशन। नाउ दिस वर्ड WHET, वेट, जिसका अर्थ होता है किसी चीज़ को बढ़ाना। जैसे जब आप कोई स्टोरी पढ़ते हो, कोई नॉवेल पढ़ते हो, आप एक चैप्टर पढ़ते हो, तो फिर आपके मन में ये डिजायर वेट हो जाता है, बढ़ जाता है कि आगे क्या हुआ होगा। सपोज आप क्राइम पेट्रोल, सोनी पर आने वाले सीरियल क्राइम पेट्रोल का आपने 10 मिनट या 5 मिनट का हिस्सा देखा, तो देन आपने पूरा फिनिश करना पड़ता है, क्योंकि आपके मन में वो एक डिजायर पहले है, किसने मर्डर किया, ऐसा करके। तो वो आपकी डिजायर को क्या कर देता है, वेट कर देता है, बढ़ा देता है। जैसे द फर्स्ट चैप्टर will whet your desire to know who is the murderer। अगर आपने इस उपन्यास का पहला चैप्टर पढ़ लिया, द फर्स्ट चैप्टर विल वेट योर डिजायर, ये आपकी इच्छा को क्या करेगा, जानने की इच्छा को बढ़ा देगा, ताकि आप जाने कि आगे क्या हुआ। नाउ नंबर 48 इज अल्तार एंड अल्टर। दिस वर्ड अल्तार इज अ प्लेटफॉर्म ऑन विच ऑफरिंग इज मेड टू गॉड। एक ऐसा piece of wood or metal or rock where we offer something to God, something like bread or wine, or in Hinduism what we call is offertory, प्रसाद, जो हम प्रस्तुत करते हैं भगवान के सामने, देवता को, जिस वेदी पर, जिस जगह पर उसे हम भगवान के सामने प्रस्तुत करते हैं, दैट इज कॉल्ड वेदी या वेदिका। उस जगह को हम लोग अल्तार बोलते हैं। नेक्स्ट इज ALTER, ये वर्ब है, इसका अर्थ होता है बदलना, किसी चीज़ को बदलना, दैट इज ALTER। जैसे
ये कपड़े मुझे ढीले हो रहे हैं, मुझे इन कपड़ों को अल्टर करना होगा, इसका साइज़ थोड़ा चेंज कराना होगा। मैं परसों बहुत बिजी हूँ, मैं आपसे नहीं मिल सकता, और अगर मुझे आपसे मिलना होगा तो मैं अपने प्रोग्राम को थोड़ा अल्टर करूँगा, चेंज करूँगा। दैट इज़ कॉल्ड चेंज करना। आपने 3 इडियट देखा होगा, जहाँ पर आप देखते हो कि आमिर खान जो है वो अपने दोस्त के भाषण के शब्दों को क्या करता है, अल्टर करता है, उसे चेंज करता है। नेक्स्ट इज गैम्बल एंड गैम्बल। दिस गैम्बल GAMBLE, इसका मतलब होता है जुआ खेलना। GAMBLE दैट इज जुआ खेलना, एंड हियर इज GAMBOL दैट्स अ वर्ब अगेन। इसका अर्थ होता है उछलना कूदना, है ना, इन एन एंजॉइंग मैनर, जैसे बच्चे धूम मचाना जिसे हम बोलते हैं। कुछ वर्ड है फ्रिस्क, और वी कैन से फ्रॉलिक, और वी कैन से स्किप। हियर आर फ्यू वर्ब्स जो इस अर्थ में इस्तेमाल किए जाते हैं। धूम मचाना, धमा चौकड़ी हम लोग बोलते हैं ना मस्ती में। ये जो वर्ड है फ्रिस्क, एक तो अर्थ इसका फ्रॉलिक या गैम्बल की तरह धूम मचाना होता है, लेकिन फ्रिस्क का एक जो मूल अर्थ है वो अर्थ होता है किसी के बदन पर हाथ फेर कर टटोलना, देखना कि उसने कोई चीज़ छुपाई तो नहीं है। जैसे जब आप एयरपोर्ट पर जाते हो, आप मॉल में जाते हो, तो वहाँ जो गेट पर गार्ड होता है वो आपको फ्रिस्क करता है, आपके देह पर हाथ फेरता है, टटोल कर देखता है। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मिस्टर अब्बासी को अमेरिका में एयरपोर्ट पर क्या किया गया, फ्रिस्क किया गया, जो कि एक बड़ी बेइज्जती थी देश के लिए। तो फ्रिस्क के 2 अर्थ, एक तो देह टटोलना जांचना, और दूसरा अर्थ गैम्बल, उछलना कूदना। 2 डियर आर फ्रिस्किंग इन द गार्डन, 2 हिरन गार्डन में उछल रहे हैं। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज वीनल एंड वेनियल। दिस वर्ड वीनल, इसका अर्थ होता है भ्रष्ट, करप्ट। वीनल प्रैक्टिस में पकड़ा गया नेताजी को, मतलब उन्हें गलत हरकत करते हुए पकड़ा गया। वीनल is something that is not moral, something that is illegal or immoral, that is called venal, VENAL. This word venial, VENAL, is an adjective and it means something that is not serious and that can be forgiven. कोई ऐसी चीज़ जो बहुत गंभीर नहीं हो और जिसे माफ़ किया जा सके, that is forgivable. मान लीजिए बच्चा कोई गलती करता है और अगर वो गलती वीनियल है तो उस बच्चे को उस गलती के लिए दंडित नहीं करेंगे, उसे क्या करेंगे, माफ़ कर देंगे। समथिंग दैट कैन बी फॉरगिवन। दिस 2 वर्ड्स आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और दोनों वर्ड्स पूछे गए हैं। इनफैक्ट जितने वर्ड्स मैंने आपसे आज इस वीडियो में आपके साथ मैंने बात कराई, मैक्सिमम वर्ड्स जो है अलग अलग एग्जामिनेशंस में कभी ना कभी पूछे गए हैं। तो आज इस वीडियो को दोस्तों यहीं पर मैं ख़त्म कर रहा हूँ, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग यूट्यूब लाइव पर भी आपके साथ मिलेंगे। काइंडली मेंशन करें, शेयर करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों को भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।